एक बात तो बता बेटा, कब सुना रही है तो गुड न्यूज़? मुझसे बहस मत कर प्रियंका, पूरा 1 साल हो गया शादी को। वो आंगन क्या जहाँ नन्हे पैर ना दौड़े। ये जो रोज की झिकझिक चल रही है ना तेरी और दामाद जी के बीच, इसका बस एक ही इलाज है, बच्चा कर ले, सब ठीक हो जाएगा। अमीर हो या गरीब, एक बार किसी लड़की की शादी क्या हो गई, पूरे समाज को खुशखबरी सुनने की जल्दी होती है। लड़की को या जोड़े को बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में सोचना तक गलत समझा जाता है समाज में। और जिनको बच्चा नहीं होता, उनका दर्द वही समझ सकते हैं जो उसे भुगतते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, बस एक ही चिंता थी कि सब कुछ सही ही चलता रहे। मेरी पत्नी गीता का 8वां महीना चल रहा है। पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि कहीं कुछ भी गलत ना हो। कुछ गलत ना हो इसलिए पहले से ही रास्ते की सारी अड़चनें अलग कर दी गई हैं। विशाल, सब कुछ ठीक ठाक है। गीता और उसका बच्चा, तुम्हारा बच्चा एकदम सही है। गीता का सब कुछ अच्छा जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है सुन के मैडम जी। वो वैदेही जी जैसे जैसे बोलती हैं, मैं और गीता बिल्कुल वैसा वैसा ही करते हैं। उसका नतीजा तो दिख रहा है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में 22 या 23 तारीख तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। बच्चे को पेट काट के निकालेंगे क्या? अरे नहीं, सब कुछ ऐसे ही ठीक रहा तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। क्या वो गीता बहुत परेशान लग रही हो? नहीं तो नहीं लग रही हो इसलिए पूछ रहा हूँ। विशाल, तुम परेशान रहते हो ना तो तुम्हें लगता है कि सब परेशान है। मैं परेशान नहीं रहता हूँ गीता, फिक्र करता हूँ तुम्हारी। ए गीता, तो ठीक से रह लेगी ना मायके में? तुम भी ना विशाल, बस 2 मिनट की दूरी पर है माँ का घर। तुम इतनी फिक्र मत किया करो। तुम फिक्र करते हो तो मुझे भी फिक्र होने लगती है, और ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ, मुझे लग रहा है टाइम आ गया, अस्पताल जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं अस्पताल। हाँ मैं निकल चुका हूँ। हाँ 1 मिनट अगर रुकिए, मैं कह रहा हूँ उसको रिक्शा वाले को बोलना थोड़ा आराम से चलाएगा। सुबह सुबह सोनू को लेकर बाहर चली गई, अभी तक घर नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ चली गई। करनी है तो कहाँ गई? पोलियो की दवा इस तरफ। गीता भाई ने कुछ बताया कहाँ डेरा लगा हुआ है? नहीं ना रामचरण, यही तो उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया। नहीं तो आज तो यहाँ कोई पोलियो अभियान नहीं चल रहा। फिर कहाँ चल रहा है आपको कुछ पता है? मुझे नहीं पता, अब सरकारी हॉस्पिटल में पता कीजिए। गीता बस इतना बोली कि वो सोनू को पोलियो की दवाई पिलाने ले जा रही है, और कुछ भी नहीं कहा, और मैंने भी नहीं पूछा। मुझे लगा आपको कुछ कहा होगा दामाद जी, आपको कहा होगा यशोदा बहन। गीता तो हमको कुछ नहीं बताई, हम तो सब्जी खरीदने गए थे। अरे लेकिन गीता अकेले गई कहाँ, और वो भी सोनू को लेके? अरे भाई लगभग हर जगह पूछ लिया है, और ये सरकारी अस्पताल, सारे चिकित्सा केंद्र है, लेकिन कहीं भी पोलियो की दवा नहीं पिलाई जा रही है। अजीब बात है। फिर गीता ऐसा क्यों बोली कि वो पोलियो की दवा पिलाने जा रही है सोनू को? नहीं यशोदा, हमने गीता को आपके घर से निकलते हुए नहीं देखा, और उसे कोई बुलाने आया हो ऐसे भी ध्यान में नहीं आया। हद हो गई, जब हम घर में नहीं थे तो ऐसे कैसे चली गई, वो भी बाहर कुंडी लगा के? पोलियो की दवा आज ऐसे कैसे? वैसे तुम बोल कहाँ से रहे हो विशाल? वैदेही जी मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। गीता सोनू को लेके पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपनी माँ को बोली कि पोलियो की दवा पिलाने जा रही है। लेकिन आज तो गुरुवार है, और पोलियो के कैंप्स गुरुवार को नहीं लगते, सिर्फ रविवार को लगते हैं। गीता की माँ ने कुछ गलत सुना होगा। गीता सोनू को लेकर कहीं और गई होगी। बेलगाम के सभी अस्पताल के एक्सीडेंट केसेस चेक करो। सुबह 11 बजे निकली थी गीता मौर्य अपने बच्चे के साथ, और अब शाम हो गई है, कोई खबर नहीं है उसकी। शहर के सभी छोटे बड़े प्राइवेट क्लिनिक्स खंगालो जहां पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, और अगर क्लिनिक्स बंद हो तो डॉक्टर या कोऑर्डिनेटर को फोन करो। हम 2 मिनट में माँ और बच्चे का फोटोग्राफ फ्लैश करेंगे। विशाल रुको, मेरे पास इससे भी अच्छी वाली फोटो है, ये वाली। शरद, ये फोटो अपने फोन में ट्रांसफर करो, प्रिंटआउट्स निकलवाओ और सभी चैट ग्रुप में शेयर करो। हाँ सर।
गीता अपना फ़ोन साथ नहीं लगाई थी? नहीं साहब, गीता के पास मोबाइल नहीं है। कब से नहीं है? शादी के पहले से नहीं है साहब, मतलब कभी था ही नहीं फ़ोन गीता के पास। लेकिन अजीब बात यह है सर कि गीता अपनी माँ से कह के गई थी कि वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने जा रही है, लेकिन पोलियो के कैंप्स तो सिर्फ रविवार को लगते हैं, बाकी दिनों में नहीं। सर, अब तक जितने भी अस्पताल स्कैन किए वहाँ कोई भी एक्सीडेंट का केस माँ और बच्चे से मैच नहीं करता है। लेकिन गीता अपने बच्चे को लेकर कौन सी दिशा में गई या फिर कहाँ से लौट रही थी, अगर ये भी पता चल सके तो काफ़ी मदद मिल सकती है। अरे लेकिन गीता ने अपनी माँ से कुछ बोला ही नहीं। साहब, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, गीता ऐसे कैसे कर सकती है? वो घर से अकेले कभी बाहर गई ही नहीं। मतलब जब भी सोनू पैदा नहीं हुआ था उसके पहले भी अकेले घर से बाहर नहीं गई। और हमारे बच्चे के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता है साहब। पुलिस बोल रही हर जगह खोजेगी, सारे इलाकों में। जब मैं सब्जी लेने जा रही थी तब तो गीता ने एक शब्द नहीं बोला, फिर ऐसे कैसे चली गई? अरे मेरे लौटने तक रोक नहीं सकती थी क्या? नीरजा, गीता सोनू को लेकर अकेली जा रही थी तो तुम्हें जाना चाहिए था ना उसके साथ। मुझे क्या पता वो अकेले जा रही थी, मुझे लगा वो वैदेही के साथ जा रही है, क्योंकि बाकी सब जगह भी तो वो उसी के साथ जाती है। एक मिनट, गीता ने आपको बोला वो वैदेही जी के साथ जा रही है? नहीं, मुझे नहीं बोला उसने कि वो वैदेही के साथ जा रही है, पर मुझे लगा कि वो उसके साथ जा रही है। बाकी सब जगह भी तो उसी के साथ जाती है ना। वैदेही जी, वैदेही जी, वैदेही जी। विशाल, मेरी गीता आपके बिना कहीं जा ही नहीं सकती। मैं आज तो तुम्हारे घर गई नहीं। अरे तो गीता किसके साथ गई फिर? यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ। मेरी गीता आपकी हर बात मानती थी, आपको मालूम होना चाहिए ना कहाँ गई वो। मेरी हर बात मानने के लिए मुझे उसके साथ तो होना चाहिए था। मैं दिन भर अपने क्लिनिक पे थी। और विशाल, तुम अपनी जिम्मेदारी मुझ पे कैसे डाल सकते हो? सर, गीता मौर्य और उसके बच्चे सोनू की फोटोग्राफ हर जगह शेयर की, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुकुंद नगर में रहते हैं ना ये लोग? हाँ सर। कोई CCTV? सर, लोलाएंगे लाकर 5-6 दुकानें छोटी मोटी, लेकिन कहीं कोई CCTV नहीं है। ये जो गीता का बच्चा है ये सिर्फ 29 दिन का है ना? हाँ सर। सर, गीता का पति विशाल वो कह रहा है कि एक वैदेही नाम की लेडी है और गीता इस वैदेही के बगैर कहीं नहीं जा सकती। वैदेही? ये तो वही औरत है जिसने कल रात हमें गीता और बच्चे की तस्वीरें दी थी। जी सर, वही है। साहब, मेरी गीता वैदेही जी को अपने गुरु जैसा मानती है। मतलब वो जैसा जैसा बोलती है गीता बिल्कुल वैसा वैसा ही करती है। उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कसरत, सब कुछ। जब भी वो पेट से थी तब से साहब। ये वैदेही तुम्हारी रिश्तेदार है? नहीं साहब, आंगनवाड़ी सेविका है। जब भी गीता पेट से थी तभी उसको सब कुछ सिखाने के लिए आई थी। वो खुद से आई थी? हाँ साहब। सर, उठवाऊं क्या इस वैदेही को? विशाल, आंगनवाड़ी सेविका वैदेही पर तुम्हें कोई शक है? मुझे नहीं पता साहब शक करना है कि नहीं करना है, लेकिन इतना पक्का पता है कि मेरी गीता सोनू को लेकर अकेले घर से बाहर। विशाल मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है? हाँ, सीधी उंगली तुम पर उठी है वैदेही। विशाल का माथा फिर गया है क्या? ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? मैं मनीबाग। क्यों? इस वक्त घर पर हो? मैडम बात क्या है बताइए तो। तुरंत धर्मपुर थाने में आकर मिलो। मैं अभी क्लिनिक में हूँ, एक डिलीवरी है, उसके बाद आती हूँ। कौन से क्लिनिक में? भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम। इस भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में तुम फुल टाइम हो? हफ्ते के 6 दिन और 12 घंटे की ड्यूटी है मेरी सर। और सरकार से भी तनख्वाह लेती हो आंगनवाड़ी सेविका बनकर? क्या? मैं कोई आंगनवाड़ी की सेविका नहीं हूँ सर। फिर विशाल क्यों कह रहा था कि तुम आंगनवाड़ी सेविका हो? ये आप उसी से पूछ लीजिए। और वैसे मैं बता रही हूँ कि वो बावला हो गया, कुछ भी बके जा रहा है। कल भी मेरे घर आया था, मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा था, और आज ये आंगनवाड़ी वाली बकवास। ये देखिए सर, मैं इस मैटरनिटी होम में फुल टाइम ड्यूटी करती हूँ, तो मैं विशाल से ये क्यों कहूँगी कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूँ? क्योंकि तुम हो आंगनवाड़ी सेविका। तभी तो 6 महीने पहले आई थी मेरे घर में गीता को सब कुछ सिखाने के लिए। उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सब कुछ तो सिखाया उसे। अभी साहब के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? अरे विशाल, ये सब कुछ मैंने करवाया, लेकिन मैंने ये कब बोला कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सर, मैं कुछ 6 महीना पहले मिली थी गीता से सब्जी मंडी में। आपको कैसे पता चला? 3रा महीना चल रहा है ना? हाँ। ये तुम्हारा पहला बच्चा है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? ऐसे ही इत्तेफाक से सब्जी मंडी में मुलाकात हुई थी गीता से। मैंने तब गीता को बताया था कि मैं भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती हूँ
और बच्चों की डिलीवरी में डॉक्टर्स को असिस्ट करती हूँ। तब गीता ने सामने से मुझे पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने बोला हाँ, यही तो मेरा काम है। फिर मैं इनके घर जाने लगी, उसको व्यायाम सिखाने के लिए, खाने पीने के बारे में बताने के लिए। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूँ। साहब, गीता ने खुद मुझे बोला कि आंगनवाड़ी सेविका है। गीता मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती साहब। ये जो लाल में है ना, ये सारी चीजें अब से नहीं खानी है तुम्हें। और ये जो हरे में है, अपने पति से कहो बराबर लाकर तुम्हें खिलाता रहे। ये सारी चीजें हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आ गए आप? विशाल, ये वैदेही जी हैं। वैदेही जी, ये मेरे पति विशाल। नमस्ते। नमस्कार। वैदेही जी ना आंगनवाड़ी सेविका है। वो कई सारे बच्चों को इस दुनिया में लाई है। उन्हें इन सारी बातों की बहुत अच्छी जानकारी है। अच्छा है ना, तुमको भी सहारा रहेगा। और वो जो चीज़ें हरे रंग में लिखी हुई है ना, वो मैं कल से लाना शुरू करता हूँ। और माँ, जो लाल रंग वाली चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को बच्चा आने से पहले तक घर में नहीं बनाना है, ठीक है? साहब, मेरे घर में सबको पता है ये आंगनवाड़ी सेविका है। तभी तो ये गीता के लिए वहाँ से बहुत सारे सामान लेके आती थी, वो भी फ्री में। गलत। मैं दोस्ती में लाती थी, कभी अपने क्लिनिक से, कभी खुद के पैसों से, क्योंकि तब तक गीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। और मैं उसके लिए जो करती, उसके लिए ये उसके घर वाले मेरी बहुत तारीफ करते थे। सर, मैं बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ। गीता को मेरी मदद चाहिए थी तो मैंने कर दी, बस। साहब, एक हफ्ता पहले की बात है, गीता ने मुझे बोला कि सरकार की कोई योजना है जिसमें हम जैसे गरीब लोगों के लिए बच्चा पैदा होने के बाद उसको उसकी देखभाल के लिए सरकारी भत्ता मिलता है। मैंने उससे पूछा, तुझे किसने बोला? उसने बोला, इन्होंने बोला उसको। कौन है राजकुमार? कौन है? सोनू मेरा बेटुआ। पापा, ए सोनुआ, लाजा सोनुआ। पता है, सोनू की फिक्र ना सिर्फ हम दोनों को नहीं है, सरकार को भी है। क्या मतलब? वैदी जी बता रही थी कि हमारे जैसे घरों में पैदा हुए बच्चों को ना सरकारी मदद मिलती है। अच्छा, मतलब पैसा से देगी क्या? हाँ, वैदी जी कह रही थी कि वो ऐसी मदद हमें भी दिलाएगी। वैद्य जी कितने अच्छे औरत है ना, मतलब वो बताते नहीं, तुमको पता भी नहीं चलता। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ बोला है। क्यों बोला है मुझे नहीं पता। नहीं। हाँ, मैंने गीता से कभी बोला ही नहीं किसी सरकारी मदद के बारे में। गीता ये अच्छी तरह जानती है कि मैं मैटरनिटी होम में काम करती हूँ, इसीलिए तो मैं उसकी मदद कर रही थी। और मैं गीता से झूठ क्यों बोलूंगी? और ऐसे गीता और सोनू को गायब करके मुझे क्या मिलेगा? 28-29 दिन का बच्चा है लालू, लड़का है, साथ में माँ भी गायब है। साहब, अगर बच्चे को भिखारी गिरोह ने गायब किया है तो माँ को क्यों उठाएंगे? और अगर माँ को वेश्या गैंग ने उठाया है तो बच्चे के साथ क्या करेंगे? ऊपर से लड़का है। मेरे को तो चांस लग रहा है कुछ तो डेंजर हुआ है, माँ या तो बच्चे के साथ। अगर बच्चे को उठाने आए थे तो माँ चिल्लाई होगी। हो सकता है माँ को जख्मी करके बच्चा छीन ले गए। कब से ढूंढ रही हो तुम्हें वैदेही? अर्चना मैडम, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, वो बस दुनिया ही अजीब है। बताना, हुआ क्या है? मैडम, वो एक माँ और उसका बच्चा गायब है। मतलब मैं जानती हूँ उनको, लेकिन उसका पति अब बहुत अजीब अजीब बातें करने लगा है। पता नहीं गीता ने भी ऐसा, मतलब उस माँ ने ऐसा क्यों किया? सर, मुझे लगता है हमें इस वैदेही की तहकीकात करनी चाहिए। उसके पास्ट, प्रेजेंट, उसका घर, उसके काम करने की जगह, इन सब का फुल चेकअप करना चाहिए। सर, मुझे ये बात खटक रही है कि गीता पोलियो की दवाई का झूठा बहाना करके घर से क्यों जाएगी, जबकि कोई पोलियो कैंप भी नहीं लगा था। और अगर वो किसी सरकारी अस्पताल या फिर किसी क्लिनिक में गई भी थी तो किसी ने तो गीता और सोनू को देखा होना चाहिए था। हमने आसपास के सभी सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, हर जगह पे चेक किया, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। मानसी, तुम वैदेही के अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करो। राव, गीता और विशाल की भी बैकग्राउंड निकालो। अब तक हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि ये घर के अंदर का ही मामला हो। ये वैदेही झूठ बोल रही है। हमारी गीता क्यों झूठ बोलेगी? शायद गीता को गलतफहमी हुई हो, गलत सुना हो उसने। अरे लेकिन इतना सब सुनने में गलती कैसे हो सकती है? वो खुराक, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और गीता ने खुद मुझे बोला था, वो वैदेही ने उसे बोला है वो सरकारी भत्ते वाली बात। वैदेही उससे भी मुकर रही है, हर बात से वैदेही मुकर रही है।
सुनो, तुम वैदेही घोरपड़े को जानती हो? जी, मेरे पड़ोस में ही रहती है। क्या नाम है तुम्हारा? कविता हेगड़े। लेकिन आप वैदेही जी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? कब से जानती हो वैदेही को? करीब 3 साल से, जब से वो यहाँ रहने आई है। ये वैदेही यहाँ किसी आंगनवाड़ी में सर्विस करती है? वैदेही जी किसी भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती थी। यहाँ अकेले रहती है वैदेही? जी। 3 साल पहले कहाँ से आई थी? वो तो पता नहीं मैडम, लेकिन इतनी पूछताछ, कुछ गड़बड़ है क्या? मालूम नहीं, मुकुंद नगर से एक बच्चा और उसकी माँ गायब हुए हैं। वो तो पता है मैडम, मतलब आप ये कह रही है कि वैदेही जी भी इसमें शामिल है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कविता हेगड़े, क्या वैदेही इसमें शामिल हो सकती है? इस बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वैदेही जी बहुत भली औरत है, हम सब उन्हें बहुत मानते हैं। जितना मैं जानती हूँ वैदेही जी गोवा मडगांव साइड की है और शादीशुदा नहीं है। शादा था, आप वैदेही जी के मडगांव वाले परिवार के बारे में कुछ जानती हैं, या अपने यहाँ बेलगाम में कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है मुझे। तो मैडम आप ऐसा क्यों पूछ रही है कि वैदेही जी आंगनवाड़ी में काम करती है या नहीं? पहले आप बताइए, वो काम करती हैं या नहीं? नहीं, वो भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती है। और ये जो वैदेही का घर है वो खुद का है या किराए का? किराए का। कुछ मिला आपको? क्या लगता है आप लोगों को कि मैंने गीता और सोनू को यहाँ छुपा के रखा है? और आपका आगे का प्लान क्या है कि मुझे जो मार पीट कर मुझसे कबूल करवाओगे? आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है मेरे लिए गीता और सोनू क्या मायने रखते हैं। आप लोगों ने मेरे मैटरनिटी होम में फोन किया था ना, कुछ मिला मेरे खिलाफ? मैं समझ गई, वो कोई औरत और बच्चा मिसिंग है, उस सिलसिले में आप लोग वैदेही के पीछे पड़े हुए हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया डॉक्टर अर्चना। मुझे इंक्लूड करके इस क्लिनिक में 4 कंसल्टिंग डॉक्टर हैं। आप अपना सवाल किसी से भी पूछिए, हर किसी का एक ही जवाब होगा कि वैदेही जैसे असिस्टेंट पूरे बेलगांव में नहीं मिल सकती। हर कोई चाहता है कि डिलीवरी के टाइम पर वैदेही उन्हें असिस्ट करे। इसमें वैदेही का हाथ हुआ ऐसा कुछ सामने तो नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि प्रेगनेंसी के दौरान काफी मदद की थी वैदेही ने गीता की। सर, गीता के पड़ोसी से अब तक जितनी जानकारी मिली है उससे नहीं लगता कि इसका कोई अफेयर वगैरह होगा, और डिलीवरी के 4 हफ्ते बाद कहीं भाग जाना मुमकिन नहीं लगता सर। हो ना हो ये मामला इस बच्चे सोनू की पैदाइश से जुड़ा हुआ है। हो सकता है विशाल ने बीवी बच्चे को गायब किया हो। सर, विशाल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मोटिव सामने नहीं आया जिसके चलते वो अपनी बीवी और बच्चे के गायब होने का नाटक कर रहा हो। लफड़ा मतलब औरत का लफड़ा। फैक्ट्री में कोई औरत है जिसका विशाल के साथ कोई चक्कर चल रहा हो, या फैक्ट्री से बाहर कोई कभी किसी से कुछ सुना हो, या फिर विशाल ने कुछ कहा हो, कोई वैश्या वगैरह? अरे नहीं साहब, अपना विशाल तो एकदम संत आदमी है, कभी इधर उधर देखता तलक नहीं। और साहब, जब से उसकी बीवी पेट से हुई है तब से डबल शिफ्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता है। वो दिन रात काम में लगा रहता है ताकि 4 पैसे जुटा सके अपने बीवी बच्चों के लिए। साहब, इस तरह का डबल गेम खेलने वाला आदमी है ही नहीं है विशाल। विशाल का किसी के साथ कोई झगड़ा या फैक्ट्री में किसी से कोई दुश्मनी? तो विशाल के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, कुछ भी नहीं मिला। विशाल बेदाग, गीता बेदाग, वैदेही बेदाग, पर कोई तो है जिसके दामन पर दाग लगे। 3 दिन हो गए हैं गीता और उसके बच्चे सोनू को गायब हुए। ये दोनों है कहाँ? सर, ये सभी गरीब तबके के, एक दूसरे से झूठ बोलकर छुपाकर आखिर क्या साजिश रच सकते हैं? सर, एक बात बार बार खटक रही है, गीता अपने बच्चे सोनू को पोलियो की दवा पिलाने उस दिन क्यों ले गई जिस दिन कोई कैंप था ही नहीं? विशाल भी कई बार कह चुका है कि गीता अकेले कहीं नहीं जाएगी, और पड़ोसियों का भी यही कहना है। अगर विशाल इस बारे में सच बोल रहा है तो क्या वो गीता के बारे में भी सच बोल रहा है कि गीता ने उससे कहा कि वैदेही आंगनवाड़ी सेविका है? या फिर गीता ने झूठ बोला विशाल से? या फिर वैदेही ने झूठ बोला गीता से? या फिर विशाल झूठ बोल रहा है हमसे गीता के बारे में? हो ना हो ये माजरा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम वहीं पर रहो और अपना ख्याल रखना। कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली हैं। नहीं, अभी उसने हाँ नहीं कहा है, लेकिन मैं जल्दी उसे मना लूँगा, भेज दूंगा उसे। ठीक है ना? अरे तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो।
अच्छा, बच्चा कैसा है? वो मेरे जैसा दिखता है क्या? हाँ? क्या सोचा है नीता? कुछ नहीं सोचा है। साक्षी पूजा, तुम्हें अपने नाना घर नहीं जाना क्या? क्यों नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है। चलते हैं ना माँ। आप भी चलोगे ना पापा? अगर मैं चलूंगा ना तो काम कौन करेगा? तुम्हारा पापा? आप तो हमेशा काम ही करते रहो। माँ, हम तीनों चलते हैं। हाँ, हम तीनों चलते हैं। चलो अब खाना खाओ। आखिर बात क्या है समझ में नहीं आ रही है। ऐसे क्यों जबरदस्ती मुझे और बच्चों को मायके भेज रहे हो? ऊब गया हूं तुमसे, पीछे छुड़ाना चाहता हूं तुमसे। देख के तो ऐसा ही लगता है कि पीछा छुड़ाना चाहते हो। तो एक काम करो, तुम चला लो टैक्सी और मैं बच्चों को लेकर चला जाता हूँ बाजार। अभी भी सच नहीं बताओगे ना? ठीक है, जाने दो, हम ही चले जाते हैं। हाँ सर, लग तो हो ही रहा है, लेकिन गीता कहीं नहीं दिख रही है और उसकी कोई खबर भी नहीं मिल रही। ये मेरा सोनू ही है, मेरा बच्चा। ये लाल टोपी, ये तो उसी की है। ये लड़की कौन है? आप में से कोई पहचानता है इसे? नहीं मैडम, हमने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मेरे सोनू उसके हाथ में क्यों है? मेरी गीता कहाँ है? ये तो सोनू ही है, मैं उसका चेहरा अच्छे से पहचानती हूँ। और ये लाल टोपी, ये तो मैंने दी थी गीता को। इस लड़की को पहचानती हो जिसने सोनू को गोद में ले रखा है? नहीं मैडम, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। कौन है ये? और गीता कहाँ है? लानत है तुम लोगों पर रंगानाथन। 4 दिन से लड़की बेलगाम में थी बच्चे के साथ, और तुम खबरियों को भनक तक नहीं लगी। इस लड़की की जन्म कुंडली निकाल कर दे मुझे। ये लड़की पक्का कोई सोलो ऑपरेटर नहीं, किसी गैंग की मेंबर है। सारी की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे इस लड़की की। वैदे, जिस लड़की के पास सोनू को देखा गया, हमें लगता है वो भिखारियों के गैंग से जुड़ी हो सकती है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है गीता और सोनू के लिए। अगर तुम सच बोल रही हो, विशाल सच बोल रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि गीता झूठ बोल रही थी तुम्हारे आंगनवाड़ी सेविका होने के बारे में और सोनू को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए बाहर ले जाने के बारे में। तो आखिरकार गीता झूठ क्यों बोलेगी? तुमने उसके साथ इतना वक्त बिताया है, उसे कोई दिक्कत थी? नहीं तो। क्या गीता विशाल की किसी बात से नाखुश थी? कोई पहले का प्यार जो दोनों के बीच में आ रहा हो? या कभी तुमने उसकी बातों में या बर्ताव में ऐसा देखा हो कि उसने कोई प्लानिंग की हो भागने की? मेरा मतलब है, हो सकता है कि ये लड़की सोनू को बाहर ले जाने में गीता की मदद कर रही हो। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक तो विशाल और गीता के बीच में किसी भी तरह की कोई भी अनबन मैंने कभी नहीं देखी। उल्टा ये दोनों बच्चे के आने की खबर से बहुत ही खुश थे। तुम्हारे हिसाब से गीता विशाल की किसी भी बात से नाखुश नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं सर। वो गीता पहली बार माँ बनने जा रही थी, थोड़ा बहुत तो डर लगा ही रहता है। और ये उसका पहला बच्चा था, और पहला बच्चा बेटा ही हो ऐसा भी दबाव हो सकता है। मतलब इसके बारे में गीता ने कभी मुझसे कहा नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। और हुआ तो भी बेटा, और वो भी इतना सुंदर, इतना तंदुरुस्त। मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए सर, कितनी खुश लग रही है गीता। कहाँ रहती है दीपाली? वैसे इस जंगली का कोई एक ठिकाना तो नहीं है, लेकिन पास की बस्ती में कुसुम जी रहती है। मैं दीपाली के कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो रात को यहाँ सोने के लिए आती थी। ये दीपाली के हाथ में बच्चा किसका है? दीपाली ने चुराया है ये बच्चा। अरे देवा! बच्चे का नाम सोनू है और बच्चे की माँ भी गायब है, गीता मौर्य। जानती है आप इन्हें? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती गीता को। हाँ, लेकिन दीपाली बोल के गई थी कि वो 4-5 दिन में लौट आएगी। कहाँ गई, कुछ बोली? अपने माँ बाप के घर जा रही थी, कोल्हापुर। साहब, इस दीपाली का कोल्हापुर का एड्रेस कुसुम जी को नहीं मालूम। वैसे कुसुम जी खुद हैरान है, उनके ही घर में रह रही थी। 4-5 दिन में वापस लौटेंगी कह के चली गई, लेकिन ऐसी चली गई कि अपना सब सामान लेके चली गई, एक भी चीज नहीं छोड़ी आइडेंटिटी के लिए। हो सकता है कुसुम जी से झूठ बोल कर गई हो। पूरी संभावना है साहब। 1 नंबर का डामाडोल इतिहास है इस लड़की का। लड़ाई, चोरी, झगड़े, चीटर है ये लड़की। अब हम कोल्हापुर खंगाले। साहब, ये छोकरी दीपाली तो मिसिंग है। हाँ पता है, मिसिंग रफीक, एक बच्चे के साथ। इसलिए तो लालू ने तुझे उसकी तस्वीर भेजी है।
और तू हमारी खबर हमें सुना रहा। साहब ये दीपाली यहाँ कोल्हापुर से ही मिसिंग है। यहाँ क्या कुरपाड़ा पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। क्या वो कल कोल्हापुर पहुंची और कल ही उसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी? कौन है वो, नाम पता बोल। साहब ये दीपाली कल से नहीं 2 साल पहले से मिसिंग है। 2 साल पहले ही मुझे इसका फ़ोटो मिला था यहाँ की पुलिस से। आप अकुरपाड़ा पुलिस स्टेशन फ़ोन मारिए, इस दीपाली की ABCDEFGH सारी मिल जाएगी आपको। साहब ये दीपाली का पूरा नाम दीपाली गावड़े है। बड़े बड़े पोस्टर भी छपे थे इसके नाम के। अच्छा, और मिसिंग कंप्लेंट किसने लिखवाई थी रमेश? इस दीपाली के पति योगेश गावड़े ने जून 2014 में इसने कंप्लेंट दर्ज की थी। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्या क्या नहीं किया सर, पर हाथ नहीं लगी। 2 साल पहले जब गायब हुई थी तो 17 साल की थी। हमें लगा कि जबरदस्ती शादी का कोई मामला होगा या फिर पति पत्नी में कोई अनबन हुई होगी। इसके पति योगेश गावड़े की क्वेश्चनिंग तो बनती है। ये दीपाली इतने दिनों से बेलगांव में ही रह रही थी, जरूर किसी रैकेट वैकेट में शामिल होगी, और शायद इसका पति योगेश भी। पता लगाता हूँ सर, ये योगेश गावड़े आजकल है कहाँ? साहब इतने टाइम से दीपाली बेलगाम में थी। अच्छा, तुझे पहले से नहीं मालूम कि दीपाली बच्चे उठाने का धंधा पहले से कर रही थी, या तू भी शामिल था इन सब में? साहब आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? देख योगेश, ये ड्रामा बंद कर। पहले वहाँ सेफ होने के लिए तूने दीपाली को मिसिंग करार दिया ताकि पीछे से उसके साथ मिलकर यहाँ पे ये सब कुछ गोरख धंधा चला सके। और गीता के साथ क्या किया? हाँ, मार डाला उसे? साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये गीता कौन है? इसको तो मैं जानता तक नहीं हूँ। और साहब मैं आज 2 साल से मेरी बेटी दीपाली ने फोन तलक नहीं किया है। आप लोग ही उसे ढूंढने में लगे हुए थे ना? लगे थे, पर ढूंढा सिर्फ उनको जाता है जो सच में गायब हो। तुम्हारी दीपाली तो बेलगाम में बच्चों की तस्करी का धंधा करती थी। नहीं नहीं साहब। अरे क्या नहीं, एक 4 हफ्ते के बच्चे को लेकर फरार हुई है वो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पति और आपको उसके बारे में खबर ही ना हो। और ये नौटंकी का रायता मत फैलाना, समझी? मैं सच बोल रही हूँ साहब। पिछले 2 साल से मैंने दीपाली का चेहरा भी नहीं देखा, उसकी आवाज भी नहीं सुनी। सर मैं बैंक में प्यून हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। आगे बोल। सर मुझे दीपाली से शादी ही नहीं करनी थी, बल्कि मुझे इतनी जल्दी शादी ही नहीं करनी थी। जबरदस्ती मेरे बाबा ने दीपाली से मेरी शादी करवा दी। उस वक्त भी दीपाली उल्टे सीधे काम करती थी? दीपाली तो काम तो कुछ करती ही नहीं थी, ना घर का ना बाहर का, सबके नाक में दम करके रखा था। 17 साल की थी वो। शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई थी। वो सर चीजें चुराती थी दुकानों से, कभी टॉफी, कभी बिस्किट, कभी कपड़े, जो हाथ लगा वो। और जब पकड़ी जाती थी तब मेरी इज्जत का भाजी पाला होता। बच्चे भी चुराती थी तब? चंद महीने वो मेरे साथ रही थी, तब तो नहीं चुराया था सर उसने कोई बच्चा। और जब वो मुझे छोड़ कर गई तब मैंने ईमानदारी से पुलिस स्टेशन में जाकर उसके लापता होने की शिकायत दर्ज की थी। माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीता अपने बच्चे सोनू के साथ अपने घर से निकलती है। उसके 4 दिन के बाद बच्चा सोनू दीपाली के पास देखा जाता है। ये क्या कनेक्शन हो सकता है दीपाली का विशाल और गीता के साथ? सर ये किसी बच्चे की चोरी का रैंडम केस नहीं लगता है, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। गीता अपने बच्चे सोनू को घर से ये झूठ बोलकर निकलती है कि उसे पोलियो की खुराक पिलाने ले जा रही है, और वापस लौटती ही नहीं। 4 दिन बाद सोनू दीपाली के साथ बेलगाम स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर नजर आता है। गीता का अभी भी कोई अता पता नहीं। सर ये विशाल बार बार यही कहे जा रहा है कि गीता कहीं अकेले नहीं जा सकती, और वैदेही पर उंगली उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली चोर विशाल के दिल में ही हो, उसने ही गीता और बच्चे को कहीं छुपा दिया हो? इस विशाल की थोड़ी क्लास तो बनती है। सुन, मैं निकल गया हूँ, बस स्टैंड पहुँच रहा हूँ। तू भी उधर से निकल, जब बस के निकलने का टाइम हो रहा है। रिक्शा, बस स्टैंड। ये दीपाली कौन है? अपना बच्चा सोनू दीपाली को क्यों दिया तूने? और गीता के साथ क्या किया? गीता का मर्डर कर दिया तूने? या फिर गीता का कोई चक्कर था और सोनू उसका बच्चा? शक हुआ तुझे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और गीता तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं साहब। इसी धूमधाम के साथ तेरी हवा निकल गई जब तुझे ये पता चला कि शायद तेरा बेटा सोनू तेरा है ही नहीं, बल्कि गीता के किसी प्रेमी का है। नहीं नहीं साहब, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब से गीता गायब हुई है मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि क्या गीता का वाकई में किसी के साथ चक्कर वक्कर था। शादी से लेके सगाई तक, सगाई से लेके उसके गायब होने तक एक एक पल याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या गीता वाकई में मेरे साथ खुश नहीं थी, दुखी थी वो। और फिर बार बार याद आता है उसका कहना कि वैदेही आंगनवाड़ी सेविका है। फिर मेरा माथा घूम जाता है साहब कि तने इतना अजीब झूठ क्यों बोला मुझसे। मतलब और भी बहुत सारे झूठ बोले होंगे मुझसे,
रहा होगा उसका कहीं चक्कर वक्कर। ढूंढ लीजिए साहब दोनों को। मुझे पूछना है गीता से कि आखिर माजरा क्या था, जानना है साहब मुझे। और एक बात मैडम, अगर वैदेही वाकई में आंगनवाड़ी सेविका नहीं है, किसी क्लिनिक में काम करती है, तो इतने दिनों में एक बार भी क्यों नहीं बोली कि बच्चे की डिलीवरी उसके क्लिनिक में कराओ? उसको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोली। जबकि वो गीता को अपनी छोटी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत बहुत ख्याल रखती थी साहब उसका। सर हमने भी ये बात सोची नहीं। जब वैदेही ने गीता की इतनी मदद की उसकी प्रेगनेंसी में, उसका इतना ख्याल रखा, तो गीता की डिलीवरी अपने मैटरनिटी होम में क्यों नहीं करवाई? वहाँ तो वो उसके साथ हो सकती थी डिलीवरी के टाइम। शायद प्राइवेट मैटरनिटी होम महंगा पड़ता विशाल के लिए, या फिर कोई और कारण होगा, लेकिन इतना तय है कि एक गहरी साजिश रची गई है। सर मैं वैदेही से पूछताछ करती हूँ कि उसने गीता की डिलीवरी अपने मैटरनिटी होम में क्यों नहीं करवाई। देखते हैं क्या कहती है। और तो कुछ नहीं कहा वैदेही ने। हाँ, 3 दिन पहले मेरे पास आई थी और बोल रही थी कि अगस्त का जो किराया है वो रख लो और डिपॉजिट के मेरे पैसे हैं वो वापस दे दो। उसको घर खाली करना था। घर खाली करके वो कहाँ गई, कुछ बताया उसने? वो तो कुछ भी नहीं मालूम। वैसे उसके एग्रीमेंट में मड़गांव का पता लिखा है, शायद वो वहीं पे चली गई होगी। हमें तो वैदेही जी चली गई उसके बाद मालूम चला। हाँ, हमें तो वैदेही जी से बात करने का, पूछने वूछने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप बार बार वैदेही जी के बारे में क्यों पूछ रही है? आखिर माजरा क्या है? पहले तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब लगभग यकीन हो गया है कि गीता और उसके बच्चे सोनू के गायब होने में इस वैदेही घोरपड़े का हाथ जरूर है। ये क्या कह रही हो आप? अरे वैदेही जी मतलब भगवान की बंदी है। मैंने वैदेही को समझाने की लाख कोशिश की कि हम सब तेरे साथ हैं, पर ये पूरे मामले से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। डॉक्टर अर्चना, एक बात समझ में नहीं आ रही, फिर वैदेही ने गीता की डिलीवरी आपके क्लिनिक में क्यों नहीं करवाई, जबकि गीता काफी क्लोज थी वैदेही के? ये सारे सवाल मुझसे करने से कोई फायदा नहीं है। वैदेही मेरे लिए एक अच्छी एम्प्लॉय थी, बाकी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं और कुछ भी नहीं जानती हूँ। सर मुझे इस वैदेही के गायब होने में उसके फरार होने की बू आ रही है। तो क्या गीता भी फरार है बच्चे को लेकर? क्योंकि इतना तो पक्का है कि माँ और बच्चा साथ में नहीं है, सीरियस खतरा हो सकता है बच्चे को। सर बेलगाम से लेकर कोल्हापुर तक जितने भी भिखारियों की टोलियां हैं सभी हमारे रडार में। सोनू और गीता की फोटोग्राफ सभी को बांट दी गई। अगर बच्चे की खरीद फरोख्त का कोई भी मामला हुआ तो हमें इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। भिखारी माफिया एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर राव मैं सोच रहा हूं कि सब्जी मार्केट में वैदेही का गीता से मिलना ये एक महज इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी? आपको कैसे पता चला? तीसरा महीना चल रहा है ना। और अगर ये साजिश थी तो इसका मकसद क्या हो सकता है? और अगर ये इत्तेफाक था तो क्या गीता ने वैदेही का फायदा उठाया अपने किसी मकसद के लिए? कि दीपाली किसकी टीम में? गीता की, वैदेही की, विशाल की, या फिर कोई चौथी टीम? कौन है जो अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है इस दीपाली के जरिए? और इस राज का भेद खोलने के लिए हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो इन सबसे वाकिफ हो और इन सभी के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ते में छुपी बारीकियों को जानता हो। राज का भेद खोलने वाला ऐसा शख्स मिलना तो दूर, अगले 2 दिन में हमारे सामने एक और पेचीदा पहेली पेश हुई। हमारे खबरी ने दीपाली को स्पॉट कर लिया था एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर, लेकिन इससे पहले कि वो दीपाली तक पहुंचता दीपाली वहां से गायब हो गई। लालू अपने सारे बंदों को लगा दे काम पर और घुस जाओ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। पता करो कि दीपाली उस दिन कहां गई थी, वो वहां पर काम करती है या किससे मिलने गई थी। अगर किसी से मिलने गई थी तो किससे मिलने गई थी, पूरी खबर निकाल। ये दीपाली हमें इस केस में ब्रेक थ्रू दे सकती है। कोई भी गलती, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझा? किराया देने में देरी मुझे कतई पसंद नहीं, कह देता हूँ। 1 दिन की देरी भी नहीं चलेगी। आप चिंता मत करिए, मैं हर महीने आकर खुद पैसे दे दिया करूंगा मंगे साहब। साहब, ये दीपाली परसों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक क्लिनिक में आई थी। कौन सा क्लिनिक? वो बच्चा पैदा करने वाला, जहाँ पे औरत और मर्द दोनों के बीच को लेकर डॉक्टर लोग कुछ करते हैं ना, वही। यहाँ पे IVF सेंटर करके कुछ लिखा है। IVF सेंटर?
आईवीएफ सेंटर में क्या कर रही थी दीपाली? वो दीपाली भी एक डोनेशन के लिए आई थी। सेंटर की लिस्ट में नाम है उसका। डोनेशन के लिए पैसे भी मिले हैं उसको। ये हो क्या रहा है? सर इस आईवीएफ सेंटर से ही पता करते कि ये सिर्फ गीता और सोनू के मिसिंग होने का केस है या वहाँ कुछ और भी चल रहा है। एक कटिंग चाय बना जल्दी। जल्दी ये कितना टाइम लगा रहा है? इस केस में जो भी हो रहा था वो एक सोची समझी साजिश थी। जब हमारी तहकीकात जोर पकड़ रही थी तो उस वक्त भी वहां साथ साथ प्लान अपना आकार लेता जा रहा था, जो एक जिक्सो पजल की तरह था। एक ऐसी पहेली जिसका राज सिर्फ चंद लोग जानते थे और जो अंधेरे में थे उनमें हम भी शामिल थे। एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था। यह षड्यंत्र अपने आखिरी पड़ाव पर जहां पहुंचा था और हम भी ठान कर निकल पड़े थे कि इस जुर्म को होने से रोकेंगे। वैसे इस केस का हल भी सोनू और बच्चे के जन्म को लेकर ही जुड़ा था। कल के एपिसोड में हम इस केस साधना के कत्ल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो सच में मरी है तो आई थिंक घर में ही कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन किसके घर में? रवि के साधना के? 9 तारीख को भरत दलवी के घर में हुई वारदात के बारे में मैंने जितना पता किया, और भरत दलवी और उसकी वाइफ मानसी ने जो बयान दिया, वो दोनों मैच तो हो रहे हैं। सर ये भरत और मानसी शायद ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ऐसा झूठ जो सच लगे। तो क्या रवि की फैमिली भी झूठ बोल रही है? उसके बचपन के 4 दोस्त वो भी झूठ बोल रहे हैं? अगर रवि और साधना का केस रोमियो और जूलियट टाइप का है, दोनों में बराबर का प्यार है, दोनों के परिवारों में बराबर का विरोध है, तो कुछ तो सुराग दिखने चाहिए थे बच्चों की बगावत के। बतौर सुराग हमारे पास एक फोन कॉल है उस बिल्डर विक्रम वर्तक, पर इतना बिल्कुल काफी नहीं है। तो फिर दोनों हवा कैसे हो गए सोलापुर से? और सिर्फ साधना पंढरपुर के फूल वाले को दिखी और किसी को नहीं दिखी। क्या घुमावदार खबर लेके आया गुरु खबरी? काफी घुमावदार है सर। बोल। पंढरपुर से रिटर्न टिकट। आपकी साधना यहाँ सोलापुर में दिखी है। क्या? कब दिखी? किसने देखा? देख गुरु, अब ये मत कह देना कि देखने वाले को याद ही नहीं है कि उसने कब देखा था। सॉरी मैडम, इस बंदे को भी ठीक से याद नहीं कि उसने कब देखा, लेकिन हाँ देखा जरूर है। कौन है वो? यही संभाजी कॉलोनी के पास एक पान वाला है। मैंने तेरे लड़की को बताया था कि ये लड़की मेरे को इधर दिखी थी। और देखने के कितने दिन बाद बोला तूने? जब भी उसने पूछा तभी बताया। मैं थोड़ी पेपर पढ़ता हूँ, मेरे को क्या मालूम ये लड़की गायब हो गई है। अच्छा, देखा कब था? दिन मालूम नहीं, लेकिन दोपहर के टाइम वो ऐसे मेरे सामने से ऐसा फास फास निकल के चली गई। ये साधना दिखती है पंढरपुर में और यहाँ सोलापुर में, लेकिन रवि कहीं नहीं दिखा। सर शायद ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना हो, सिवाय इसके कि रवि और साधना एक ही ट्यूशन क्लास में जाते थे, दोनों दोस्त थे और दोनों की फोन पे बात होती थी। सर मुझे लगता है कि हम अपने पुराने केसेस के अनुभवों के अनुसार इन दोनों केसेस को भी लव स्टोरी के धागे से बांध रहे हैं। साहब सोचिए, ये लड़की दिखी पंढरपुर में जहाँ उसके फूफा रहते हैं, संजय खोटे, और यहाँ सोलापुर में उसकी पूरी फैमिली रहती है खुद की। तो मुद्दा क्या है गुरु? मुद्दा ये है साहब कि सोलापुर में संभाजी कॉलोनी में साधना की बुआ रहती है, संगीता खोटे, जिनके साथ साधना के दोनों छोटे भाई बहन कुसुम और राहुल रहते हैं। हो ना हो, इस दलवी और खोटे परिवार के बीच में कुछ तो खोटा चल रहा है। भरत, वहां क्या कर रहे हो? साधना, मैंने साधना को फिर से देखा। क्या? हाँ, वो वहां अकेली खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी। भरत, साधना को किसी ने संभाजी कॉलोनी के बाहर देखा है। पुलिस संगीता ताई के घर तलाशी ले रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछिए क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये कुसुम के कपड़े हैं। आपको क्या लग रहा है मैंने साधना को यहाँ पर छिपा के रखा हुआ है और मेरा भाई वहाँ झूठी कहानियां बुन रहा है, साधना के गायब होने का दावा कर रहा है? संगीता जी, साधना आपके घर के काफी करीब देखी गई है। तो कहाँ है वो? आपको क्या लगता है कि हम शामिल हैं साधना के गायब होने में? बेटा कुसुम, राहुल, आपकी साधना ताई आई थी? नहीं सर। गणेश, अगर साधना यहाँ आई होती तो हम आपको सबसे पहले फोन कर देते ना। आपको क्या लग रहा है कि मैंने इन मासूम बच्चों को झूठ बोलने की पट्टी पढ़ाई है?
जबकि साधना और रवि शिंदे को पट्टी पढ़ाने वाला वो विक्रम वर्तक बाहर खुला घूम रहा है। उसका तो बाल भी बाका नहीं कर पाया। उसके बाल को छूने की जरूरत भी नहीं है संगीता जी, वो इस केस में शामिल नहीं है, ये बात पक्की है। संगीता जी, साधना की सौतेली मां मानसी क्या उसे परेशान करती थी? अब आप लोग मनगढ़ंत कहानियां बुन रहे हैं। बेटा कुसुम, राहुल, आप लोग याद करो हाँ, और बिना डरे बेझिझक बताओ, आपकी साधना ताई ने आप दोनों को कभी भी ऐसा कुछ बताया है कि उस घर में उनके साथ कुछ बुरा हो रहा था? नहीं मैम। साधना अगवा हो गई है, उसकी जान को और उसकी इज्जत को खतरा है, और आप यहाँ इन बच्चों से बात करके अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है। अरे अब क्या बॉडी को पानी से बाहर निकाल के चेक करूं, ऐलान करूं लाश मरी हुई है जिंदा नहीं है? मंगेश तुझे अभी मजाक सोच रहा है? हाँ, वहां पे भरत भाव को साधना दिखने लगी है, स्क्रू ढीला हो गया उनका। अरे भाऊ, जब मैं उसकी लाश को उठा के ले जा रहा था ना तो मैंने कोई आवाज भी नहीं सुनी, उसकी कोई हलचल भी नहीं हुई, मानो किसी भारी पत्थर को उठा के ले जा रहा हूं मैं। बिल्कुल जान ही नहीं बची थी भाऊ उसमें। पर वो मर चुकी थी ना? कितनी बार कह चुका हूं, वो पूरी तरह मर चुकी थी। जब मैंने उसकी लाश को पानी में फेंका ना तो एकदम नीचे गई पत्थर की जैसे, बिल्कुल फड़फड़ाई भी नहीं। वहम हो रहा है भाऊ आपको? वही तो मैं भी कह रही हूँ, वहम है आपका। और अगर यहाँ संभाजी कॉलोनी में अगर किसी ने उसे देखा होगा ना तो पहले कभी देखा होगा। साधना का संगीता बुआ के घर जाना कई बार होता था। और संजय बाबू साधना को पंडरपुर में कहीं बाहर लेके गए होंगे 8 तारीख को, उसी टाइम किसी ने देखा होगा। आपने पूछा संजय बाबू से? आखिरकार तुमने मुझे फोन तो किया संगीता, लेकिन तुमने मुझे अब तक ये नहीं पूछा कि मैं चुप क्यों हूं। संजय, जो हो चुका सो हो चुका, और जो हुआ है वो, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया है उसका क्या? तुम्हारे साथ साथ तुम दोनों ने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। जानती हो, पुलिस अब तक 2 बार पूछताछ कर चुकी है। कैसे तो भी संभाला है मैंने पुलिस को अब तक। और तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा सच किसी के सामने नहीं आने वाला? ये वक्त इन बातों का नहीं है। साधना को किसी ने पंडरपुर मार्केट में देखा है। तुम 8 तारीख को उसको बाहर लेकर गए थे क्या अपने साथ, या 8 तारीख के बाद देखा होगा किसी ने उसे? हाँ, मैं 8 तारीख को उसको अपने साथ लेके गया था। मार्केट में एक वेंडर से मेरे को काम था, मैंने साधना को एक जगह पे रुकने के लिए बोला था मार्केट में। साधना, तू इधर 10 मिनिट रुक, मी येतो आता। हाँ, इधर रुक। बरं झालं कि जिसने भी देखा सिर्फ साधना को देखा, मुझे नहीं देखा। शुक्र है, मतलब भरत को वो जो साधना की आवाजें सुनाई दे रही हैं और जो दिखाई दे रही है वो फिर उसका वहम ही है। और ये वहम ऊपर से नहीं टपकता संगीता, अंदर से आता है। जब इंसान अपने आप को कसूरवार समझने लगता है, उसे अपने अपराध की घिन आने लगती है। और ये अपराध की घिन है ना संगीता, वो जिंदगी भर भरत की छाती पर भूत बनकर रहेगा, तुम्हारी छाती पर भी और मेरी छाती पर भी। विष्णु जी, जैन जी, आप लोग सही कह रहे हैं। हमारे पास एक भी ठोस सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि आपके रवि का मिसिंग केस साधना दलवी मिसिंग केस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अरे तो फिर आप हमारे रवि को ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? उधर वो विक्रम वर्तक बार बार मुझसे यही कह रहा है कि उसका इन दोनों केस से कोई लेना देना नहीं है। शायद वो सही कह रहा है, शायद भरत दलवी और उसकी पत्नी मानसी दलवी का इसमें हाथ है, और ये दोनों विक्रम वर्तक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो भरत दलवी को उठाओ, हाथ पर तोड़ डालो उसके, हलक में उंगली डालकर सच उगलवाओ। यहाँ बैठे रहने से क्या होने वाला है? बिल्कुल भी बैठे हुए नहीं है विष्णु जी, हमारे लोग भरत और उसके आदमियों पर नजर रखे हुए हैं। सही वक्त आने पर सही कदम उठाया जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, हमारे लिए। रोहित, ये नंदू कहाँ रह गया? अब क्या हुआ, काम पे नहीं आया? नहीं, और फोन भी बंद करके बैठा है मूर्ख। रोहित, तू उसके घर जल्दी जा। नंदू, 9 तारीख को तेरे मालिक भरत दलवी के घर कोई चोरी नहीं हुई थी। नहीं साहब, मैं जब बाजार से घर लौटा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी भी घर पे नहीं थी। अबे वो तोताराम, हमें वो नहीं सुनना है जो तुझे सिखाया गया बोलने के लिए, हमें वो सुनना है जो सच में हुआ था। 6 साल से वफादार नौकर रहा है ना तू नंदू। तेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं, ना 15 साल की साधना के साथ, ना 16 साल के रवि शिंदे के साथ, इसलिए जो भी सच है फटाफट बोलते। 7 तारीख को रवि शिंदे तेरे मालिक भरत दलवी के घर आया था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी गंदी नजर पड़ गई थी साधना पर? अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे लिए तो वो बहन साहबान है। नंदू, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुरा फंसने वाला है तू। अरे मैडम, मैं क्यों फंसूंगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ। तूने तो सिर्फ झूठ बोला के चोरी हुई है। चल कोई नहीं, अब सच बोलते। 7 तारीख को क्या हुआ था ये बोल, और 9 तारीख की असलियत बोल। साहब मैं उतना ही बोल पाऊंगा जो हुआ था।
मेरे सामने, और मैं वो बोल चुका हूँ साहब। साहब मैं किसी रवि शिंदे को नहीं जानता। जब मैं बाजार से घर लौटा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी घर पर नहीं थी। कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। क्या तेरे मालिक भरत दलवी ने साधना और रवि शिंदे को कहीं छुपा कर रखा है या फिर मार डाला? सच बोल नंदू, सच क्या है? ये विक्रम वर्तक वाली बात जानबूझकर उछाली थी ना भरत ने, अपने दुश्मन को फंसाने के लिए। ये तो तू सोच मत कि तू रोध होकर आराम से निकल जाएगा। सब कुछ तेरे ही सर आएगा और फांसी भी तुझे ही होगी। अरे मैडम मैं क्यों फंसूंगा, और मुझे क्यों फांसी होगी? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर करने वाले का नाम बोल, कौन? साधना की सौतेली मां मानसी? मानसी बहनी तो एक सेकंड के लिए भी सौतेली नहीं रही। कितने नोट ठूसे गए तेरे मुंह में जो इतना बड़ा झूठ तू इतनी आसानी से बोलता आ रहा है? देख नंदू, हम जानते हैं कि साधना घर से भागी नहीं थी, उसे जबरदस्ती में छुपा के रखा गया। और हम ये भी जानते हैं कि कोई चोरी नहीं हुई, इसलिए जो भी सच है बोल दो नंदू। साहब हुई थी चोरी। क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ और हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तुझे जिसे मालूम है उसका नाम बोल नंदू। किसका नाम बोलूं मैडम जी? मैं किसी को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब घर पर पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी घर पर नहीं थी। यही हुआ साहब। वही नंदू को पुलिस ने उठा लिया। देवा, ताई, मैंने मंगेश को रखा है उसके घर के सामने। ओहो, नंदू को पुलिस उठा कर ले गई। तब कुछ रोक दिया उसने? हाँ? सब खत्म। मत बोलो ऐसा कुछ, जो सोचेंगे वही होगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही होगा। बहुत मार रही क्या उसे? पता नहीं, अभी तो वही है वो। सब अच्छा होगा। गुरु, इस नंदू पर से एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। समझा साहब, साय की तरह पीछे रहूंगा 24 घंटे। तुम दोनों संभालो अपने आप को। नंदू अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा। क्या ये करना जरूरी था? हाँ? ये करना जरूरी था? तू मुझसे पूछ रहा है ये सब करना जरूरी था या नहीं? तू अपने आप से पूछ। भूल गया क्या महसूस कर रहा था उस वक्त? हद से ज्यादा गुस्सा आ गया था। बस शांत रहे और संभाल अपने आप को। साहब कुछ गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़। देख गुरु, अभी मत बोलना कि नंदू भाग गया। साहब भागा है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन कल पुलिस स्टेशन से निकला है घर के लिए, लेकिन घर पहुंचा ही नहीं, और आज सुबह भरत दलवी के घर पे भी नहीं गया काम पे। तो फिर कहाँ गया? नंदू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, भागने का तो चांस ही नहीं। मेरे को लगता है कि भरत दलवी और उसकी फैमिली पूरे कांड के पीछे है। नंदू तो कल काम पर नहीं आया था और आज भी नहीं आया। कल शाम से तो हम भी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम तक तो नंदू हमारे पास था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंदू कहाँ है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सब आपका क्या करा है। अभी ये हम पर डाल रहे हैं। यहाँ हम इस सोच में है कि कहीं ये सारा कांड नंदू का तो किया कराया नहीं है। सुन भरत, पुलिस आएगी तहकीकात करने, तुझसे सवाल पूछने। यही वक्त है सारा इल्जाम नंदू के ऊपर डाल देना। बोल क्या कहेगा पुलिस को? बोल दूंगा कुछ भी। काहे बोलते हो तुम्हें? ताई, मुझे पुलिस से ज्यादा इनसे डर है। कब टूट जाएंगे, कब सारा कुछ कबूल कर लेंगे, कुछ भरोसा नहीं इनका। और कितना ताई, और कितना? कब सुकून मिलेगा तुझे? ये मैं अपने सुकून के लिए कर रही हूँ। तू क्या करना चाहता है? पुलिस को सच बताना चाहता है? जा बता दे। नंदू ने जुर्म कबूल किया। बोला क्या उसने कुछ? नंदू को हमने एक नया नाम दिया है, तोता, पोपट। और तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। पर नंदू तोतों से अलग एक इंसान भी, जिसका दिल है, दिमाग है, ऐन मौके पर कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अब नंदू बोलने के लिए है नहीं, गायब है। नंदू कहाँ है मानसी जी? अब नंदू का गायब होना भी हमारे सर डाल रहे हो? क्या उसकी फिक्र है? और आप ये कह रहे हो कि नंदू का हमने कुछ कर दिया? सर हम ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस संभालते हैं, हमें घर की खबर कैसे हो सकती है सर? आपने नंदू से पूछताछ की, वो गायब हो गया, अब आप हमारी पूछताछ कर रहे हैं। सब पूरा ऑफिस छान मारा, नंदू का ही नहीं। मैम वो यहाँ था ही नहीं तो कैसे मिलेगा? तो फिर कहाँ है उसका ठिकाना? कहाँ छुपाया उसे? हम क्यों छुपाएंगे नंदू को? मतलब डायरेक्ट मर्डर, मार डाला नंदू को? मैम हम क्या ऐसे दिखते हैं क्या? सर हमें ऐसा कुछ करना होता तो यहाँ पे गधा मजदूरी क्यों करते? लाखों की सुपारी उठाते, पंटरगिरी करते, भाई बनते। हमें तो ये तक नहीं पता है कि आपने नंदू को क्यों उठाया।
मुझे ऐसा लगता है ये सब करने में नंदू का हाथ है, क्योंकि साधना गायब होने का फोन भाऊ को नंदू ने किया था और आपने उसे पूछताछ की तो वो सीधा गायब हो गया। जब तक इन लोगों को नंदू नहीं मिल जाता ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कुछ बोल रही हूँ, जब तक इन लोगों को नंदू नहीं मिल जाता ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो अब क्या करें? खत्म कर दो नंदू को, और कोई चारा है ही नहीं। मार डालो उसे जल्द से जल्द। संगीता ताई, कुछ मत बोल, जो मैं कह रही हूँ वही कर। मैं हम सबके बारे में सोच रही हूँ भरत। अगर नंदू को जिंदा रख के छिपाई रखा तो हम सबके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो वो उसकी ऐसी खाल उधेड़ेगी कि उसका बाप भी सब सच सच बोल देगा। तब हमारी कहानी खत्म। मैंने लैंडलाइन पे फोन क्यों किया मालूम है ना? क्यों रोहित? क्योंकि पुलिस की नजर में आ चुके हैं। मेरे ऊपर, मंगेश के ऊपर पुलिस की नजर है भाऊ। शायद उन्होंने हमारा मोबाइल फोन टैप किया हो। इसलिए रोहित अभी कभी नंदू को मारकर कहीं दफना दो। कैसे भाऊ, कैसे? बाहर कौन पुलिस का बंदा है कौन नहीं है यही नहीं पता चल रहा है हमें, लेकिन उनके बंदे आसपास जरूर है भाऊ। भाऊ मेरी बात मानो, अभी कुछ करने में बहुत खतरा है। सबसे बड़ा खतरा नंदू को जिंदा रखने में है, वही सबसे बड़ा खतरा है। भाऊ मेरी बात मानिए, 1-2 दिन जाने दीजिए प्लीज। और अगर उससे पहले पुलिस ने उसे ढूंढ लिया तो हम लोग तो गए कम से। पर भाऊ नंदू जब थाने से निकला था तब मंगेश उसे मिला था। उसी समय आप बताते ना तो उसी के उसी टाइम उसे मार देते। अब लेट हो चुका। वैसे का वैसे सच सच बता दीजिए। भरत जी के यहाँ कल पूजा थी साहब, इसीलिए मुझे बुलाया था वहाँ। क्यों? भरत जी शांति चाहते हैं ना साहब, इसलिए शांति हवन रखा था। हवन क्यों? मैंने पूछा भी कि तकलीफ क्या है, उसके अनुसार खास पूजा करूंगा। तो क्या बोले? भरत जी को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसा खुद बोले। और इन सपनों को दूर करने के लिए भरत दलवी ने अपने घर पर हवन और शांति पूजा करवाई। जी साहब, और मैंने बार बार उनसे पूछा कि किस किस्म के बुरे सपने आते हैं, वो कुछ बता ही नहीं रहे थे। देखिए पंडित जी, मेरे छोटे भाई को लगता है कि घर में कोई प्रेतात्मा है। प्रेतात्मा? देखिए सब कुछ खुलकर विस्तार पूर्वक हमें बताइए ताकि उसके हिसाब से मैं विधि कर सकूं। ये सब इनके मन का वहम है और कुछ नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए, बस इस घर की शांति के लिए कोई पूजा कोई हवन कर दीजिए। सबसे ज्यादा शांति की जरूरत इनके दिमाग को है। फिर मैंने भी चुपचाप शांति रखते हुए शांति हवन कर दिया साहब ये प्रेतात्मा वेतात्मा सब बकवास है। ये जो वहम हो रहा है ना भरत दलवी को, उसे अपने किए का कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। डर रहा है वो। सर दोनों पति पत्नी को तोड़ते सब उगलते। शायद ना उगले, काफी घंटे की खाल वाली फैमिली लगती है। इतने दिन तक ढोंग करते रहे, हमसे इतना कुछ छुपा कर रखा। अब एक बात तो तय, साधना दलवी और रवि शिंदे इन दोनों के केसेस जुड़े हुए। जो लोग इतने शातिर तरीके से इतने दिनों तक बातें छुपा सकते हैं, वो 7 और 9 तारीख के बीच में प्लानिंग भी खूब कर सकते हैं। हाँ जावेद बोल। गुरु भाई ये रोहित दलवी तो बड़ा सियाना निकला, मेरे को टोपी बना दिया। बात क्या है ये बता। ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निकला, उसके पीछे पीछे मैं निकला। उसको शायद पहले से पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। गेम खेल गया साला। साला ढाबे में घुसा, उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं। उसका गाड़ी भी यही पड़ा है, पक्का पीछे से भाग गया होगा। मेरे को लगता है ये वही गया होगा जहां उन्होंने नंदू को छुपा के रखा होगा। मेरे को लगता है ये दलवी परिवार ने अपनी बेटी के साथ कुछ किया होगा, और शायद रवि शिंदे के साथ भी। ये नंदू जानता होगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। उठा लो भरत दलवी, उसकी पत्नी मानसी दलवी और बहन संगीता को भी, और मंगेश को भी घसीटो। अब हमारे एक नौकर कहाँ है, उसके लिए भी आप हमें परेशान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है सर, ये नहीं चलेगा। पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो? क्या बात कर रही आप? रोहित भाऊ मुझे यहाँ से भाग जाने दो। आई शपथ मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा। इसलिए तो मैं आया हूँ तुझे दूर भेजने, जहाँ से तू कभी वापस नहीं आएगा। रोहित भाऊ आप मुझे मारने आए हो। तो तुझे मरना ही होगा। रोहित भाऊ
जबरदस्ती जो हमसे बुलवाना चाहते हैं हम कभी नहीं बोलेंगे। नंदू तो आपके हाथ में था, आपकी नाक के नीचे। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है? मैं बताता हूं नंदू कहां है। वो वही है ना जहां रोहित गया है नंदू का कत्ल करने। भरत, एक और कत्ल, मतलब एक और प्रेत आत्मा सताएगी। इतना बोझ झेल नहीं पाओगे भरत, इसलिए कह रहा हूं फटाफट बता दो नंदू कहां है, रोहित कहां गया है उसका कत्ल करने। और एक बात याद रखो तुम तीनों, इस बार कोई हवन या फिर शांति पूजा नहीं होगी, इस बार सिर्फ लाठी पूजा होगी तुम तीनों की। मारो मुझे, मारो, जितना मारना है मारो, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं, तुम्हें क्या बोल पाऊंगा। तुझे पता है मंगेश, तुझे सब पता है। साहब, नंदू की खबर आई है, सूर्य साहब का फोन है। हाँ सूर्य, बोलो, पता चला नंदू का? हाँ, यही सोलापुर के बाहर खेतों के पास मिला। रोहित उसे छुरे से मारने के लिए भाग रहा था। खेत में काम कर रहे मजदूरों ने नंदू को बचा लिया, लेकिन रोहित भाग निकला। लगता है अब रवि और साधना की कहानी का पूरा खुलासा होगा। हम नंदू को छुएंगे तक नहीं। नंदू हमें सब कुछ अपने आप बताने के लिए तैयार हो गया, पर वो तैयार तब हुआ जब रोहित ने उस पर अटैक किया और वो समझ गया कि रोहित उसका कत्ल करना चाहता है आप लोगों के कहने पर। आई, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जा, लेकिन जल्दी लौट कर आना। रवि शिंदे और साधना दलवी ने भरत दलवी के घर मिलने का प्लान कब बनाया ये कोई नहीं जानता और शायद कभी कोई नहीं जानेगा। पर इतना पक्का था कि दोनों 7 नवंबर को भरत दलवी के घर पर मिले जरूर थे। साधना को पता था कि उस दिन शाम 6:30 बजे के पहले उसके माँ बाप घर नहीं लौटने वाले। साधना और रवि ने शायद मिलकर कोई प्लान बनाया होगा, पर दुर्भाग्यवश जो हुआ वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। साधना बेबी, साधना बेबी, साधना बेबी, साधना बेबी, दरवाजा खोलो। साधना बेबी को इस तरह बिस्तर पर देखा उस लड़के के साथ, मालिक को बताना तो मेरा फर्ज था। क्या बक रहा है नंदू? मैं क्या बोलूं भाऊ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वो दोनों अंदर, मतलब बिस्तर पर है। भाऊ, भाऊ, दरवाजा चाबी से खुल नहीं रहा, अंदर से बंद है। जो तू सच बोल रहा है ना? हाँ, मैं नहीं। अब शांत है, माफी मांग रही है अब। भाऊ, वो बेहोश है। कौन है ये? कोई रवि है, बोल रही है उसकी ट्यूशन क्लास में पढ़ता है। उसे यहाँ से लेके जाओ, किसी रास्ते पे फेंक दो, मेरी नजर के सामने से उसे हटा दो। तेरी नजर के सामने से हटाने से जरूरी नहीं कि जमाने की नजर से भी हट जाएगा। जब उसे होश आएगा ना तो वो अपना मुंह खोल सकता है, ढिंढोरा पीट सकता है। भरत दलवी की बेटी के साथ सोया था उसी के घर में। पर साधना बोल रही है ऐसा कुछ नहीं उनके बीच में। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। 2 थप्पड़ लगाए तब जाकर बोली वो। पहल उसी की तरफ से हुई है ताई, क्योंकि ये लड़का उसे पसंद था, तो उसका मन कर रहा था, तब उसने बुलाया इस लड़के को। ये सब गंदा काम। फिर तो और भी खतरा है हमें उस लड़के से। वो तो हम सबको बदनाम करेगा, साधना को, तुम्हें, हमें, और बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भरत। तो मैं क्या करूं ताई, मैं क्या करूं?
लड़की बेशरम, वो लड़का बेशरम, दोनों ने मिलकर ये क्या कर दिया? ये लड़का बोलेगा, ये लड़का बाहर जाकर सारी दुनिया में बोलेगा। नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो कहती हूं खत्म कर दो इसे। संगीता ताई। हेलो हेलो, कौन बोलते? अरे भाई फोन तुमने मिलाया, तुम बताओ कौन बोल रहे हो? एक अर्जेंट काम था आपसे। इधर भी सेंड करो। जी सर। अपना नाम तो बताओ। अरे कौन है, क्या काम है? हाँ, नंबर तो सही लगाया ना? हाँ, 4490231112। हाँ, नंबर तो बराबर है, किसी से गलत नंबर लिया होगा। लेकिन आपका नाम तो बताओ। ए चल फोन रख, दिमाग मत चक। 15 साल की बेटी थी मेरी, सिर्फ 15 साल, और ऐसे बिस्तर पर, सारे कपड़े जमीन पर। देखते ही सुन पड़ गया था मैं। वो लड़का हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर सकता था सर। पहले खानदान की इज्जत वगैरह वगैरह के नाम पर रवि शिंदे को मार डाला, फिर सोचा कि एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, और रवि शिंदे के फोन से विक्रम वर्ता को फोन लगाकर उसको फंसाया। तुम लोग कोई पीड़ित नहीं हो, तुम लोगों ने गुस्से में या हड़बड़ाहट में आकर मर्डर नहीं किए, बल्कि बहुत सोच समझ कर मर्डर किए। तुम लोग शातिर मुजरिम हो, बेरहम और बेहद चालाक। चल बस लोग, बस बस। हमने साधना को बताया नहीं था कि हमने रवि को मार दिया है। उसका फोन छीनकर उसे पंढरपुर भेज दिया, मेरे जीजा जी के पास। संगीता खोटे, क्या तुम्हारा पति संजय खोटे भी इस प्लान में शामिल है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता था कि हम रवि को मार चुके हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हम साधना को मारने वाले हैं। साधना को किसने और कैसे मारा संगीता? वो बहुत जिद कर रही थी, सोलापुर आना है, रवि से मिलना है। अरे साधना कब से रवि के नाम का जाप जप रही है, सोलापुर आना चाहती, कब से एक ही रट लगाई है, रवि रवि रवि। एक बार बात करा दो उसकी रवि के साथ। ये भरत, देखो बच्ची है, बच्चे जिद तो करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है जीजा जी, मैं भेजता हूँ रोहित और मंगेश को उधर उसे लाने। उसे बोलना हम रवि से मिलवा देंगे उसे। भाऊ, उस रवि की मिसिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो तो हमारा लक बहुत अच्छा है भाऊ, अब तक उन लोगों ने कुछ कनेक्शन नहीं जोड़ा है साधना के साथ। और तू ये अपने जीजा जी से क्या बात कर रहा था कि साधना को यहाँ सोलापुर लेकर आएंगे? वो खतरा हो सकती है हम सबके लिए। लेकिन वो वहाँ बहुत हंगामा कर रही है, उसे वापस आना है। अरे यहाँ आकर भी तो हंगामा ही करेगी जब उसको ये पता चलेगा कि उसके अपने बाप ने उसके प्यार का कत्ल कर दिया। तो मैं करूँ तो क्या करूँ ताई? तेरे बच्चे हैं ना, उनके बारे में कुछ सोच भरत। और जब साधना वापस आएगी ना, तो वो जरूर अपना मुंह खोलेगी और हम सब सलाखों के पीछे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सबको फांसी भी लग जाए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे उस लड़के को नहीं मारना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं मारना चाहिए। कत्ल को गलती कह रहे हो, दो बच्चों के कत्ल को, और गलती का एहसास कैसे जता रहे हो? एक शातिर साजिश रचकर घर में चोरी का ड्रामा करना, विक्रम वर्तक को फंसाना, नंदू को मारने की कोशिश करना। ये किस एंगल से पछतावा है भरत दलवी? मार डाला मेरे भाई को, सच में मार डाला कमीनों ने। हाँ मनीष, 7 तारीख को इन्होंने रवि को मार दिया था। गलतियां बच्चे ही तो करते हैं, बच्चा ही तो था हमारा रवि, और उनकी बेटी भी तो बच्ची ही है ना। उन्होंने अपनी बेटी साधना को भी मार डाला विष्णु जी। कहाँ है हमारा रवि? मर्डर करने के बाद रवि की बॉडी को उन्होंने नदी में फेंक दिया था, लेकिन अजीब बात यह है कि बॉडी अभी तक ऊपर नहीं आई है। लेकिन हमारी तलाश जारी है। साधना को भी मारने के बाद उन्होंने पंढरपुर की नदी में फेंक दिया था, उसकी तलाश भी जारी है।
इस जुर्म में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा मैं इसमें शामिल नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी ऐसी तस्वीर बनाई जैसे कि मैं इस कहानी का मेन विलन हूं। विक्रम जी, वी आर सॉरी, हमें गुमराह किया गया, हमें जान ही नहीं पाई कि आपको फंसाया जा रहा है। जब तक रवि के अंजाम की उसकी मां को खबर नहीं थी, वो उम्मीद की सांसों पर जीवित थी। अब जब सच्चाई सामने आई है, गीता शिंदे दर्द की सांसों में घुटने लगी है। हमारी टीम्स दोनों नदियों में ढूंढ रही हैं जहां रवि शिंदे और साधना दलवी की लाशों को फेंका गया था, पर दुर्भाग्यवश शव अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। संजय खोटे का इस डबल मर्डर केस में कोई डायरेक्ट हाथ नहीं था, पर उसने एक संगीन जुर्म को छुपाया था, और वो अपने आप में एक संगीन जुर्म है। उसी तरह पर उनकी नजर में गलती तभी गलती होती है जब उन्हें एहसास होता है कि उनसे गलती हुई है। यह दरअसल हम बड़ों पर भी लागू होता है। हम अंदर से गलती तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उस गलती का एहसास नहीं होता। रवि और साधना 16 और 15 साल के थे, कुमार अवस्था में थे, जहां शरीर में बदलते हार्मोन्स की सुनामी चल रही होती है। अक्सर कहा जाता है बच्चों को नए बदलते ज़माने में काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि वो अपने मसलों का हल निकाल सके। हमें लगता है सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि हम बड़ों को भी नए बदलते ज़माने के सुरताल में चलने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। पुरानी सोच, पुरानी रिवायतें, पुराने हल हर बारी सही नहीं होते। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार नहीं। संगीन जुर्मों को भी न्याय प्रक्रिया संतुलित करती है, पर जब कोई हत्या करता है तब उसका परिणाम ज्यादातर एक अंधी गली होती है। इंदौर से आने वाले थे, मैं उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने सुबह फोन किया था कि वो भोपाल के लिए निकल रहे हैं। धनंजय ने मुझसे कहा था कि दोपहर के खाने पर पहुंचेंगे। लेकिन जो हमने सोचा था वैसा होने वाला नहीं था। हाँ धनंजय, कहाँ पहुंचे आप? हेलो आरती, घर पर सब ठीक है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आरती, मैं भोपाल नहीं आ रहा हूँ, मैं होशंगाबाद जा रहा हूँ, महेश चाचा के घर। अरे पर ऐसे अचानक क्या हुआ? देखो आरती, ध्यान से सुनो, घर पर कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना। धनंजय, अब आप मुझे डरा रहे हैं, क्या बात है? आरती, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि उन लोगों को पता चल गया कि मैं इंदौर से भोपाल के लिए निकला हूँ। मैं पुलिस में फोन करूँ? नहीं, अभी नहीं आरती, पहले मुझे होशंगाबाद पहुंचने दो, मैं वहां से तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ? और तुम अपना ख्याल रखना और रवि का भी। सुनो और एक बात। हेलो धनंजय, The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. मम्मी, मम्मी, पापा आ गए? नहीं, तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना परोस देती हूँ। पर पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था जब मैं स्कूल से लौटूंगा वो घर पे होंगे। मैं फोन से बात करता हूँ। रवि, फोन याद दो। पापा आज नहीं आ रहे। पर क्यों? मैंने कहा ना, अब जिद मत करो। जाओ, जाकर चेंज करके आओ, मैं खाना परोस रही हूँ। मम्मी जाओ। The number you have called is currently switched off. तब से लेकर अब तक उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सब। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बेटे रवि को क्या जवाब दूं, कैसे बताऊं।
आरती जी, आपने होशंगाबाद फोन किया धनंजय के चाचा को? कल शाम को मैंने महेश चाचा जी को फोन किया था। धनंजय यहाँ आने वाला था? नहीं बेटा, मुझे तो खबर ही नहीं कि वो यहाँ आने वाला है। धनंजय ने तो कोई फोन भी नहीं किया मुझे। अब माजरा क्या है आरती बेटा? चाचा जी, धनंजय यहाँ भोपाल के लिए निकले थे, फिर फोन करके कहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उनकी जान खतरे में है। ये क्या कह रही हो बेटा? तब फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि वो खुद आपके पास आ रहे हैं और मुझे पुलिस में भी जाने के लिए मना किया। कहा कि होशंगाबाद पहुंचकर खुद फोन करेंगे। और धनंजय हमारे पास पहुंचा ही नहीं। आरती बेटा, तुमने भूपेन से बात की? भूपेन धनंजय का छोटा भाई है, यही भोपाल में रहता है। आपने भूपेन को कांटेक्ट किया? जी किया। नहीं आरती भाभी, मेरी अभी भी घर पे आशु से बात हुई है। धनंजय भैया वहां नहीं गए हैं और मेरे पास भी उनका फोन नहीं आया कोई। मेरी लास्ट जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि वो महेश चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं होशंगाबाद, लेकिन चाचा जी कह रहे हैं कि धनंजय ने उन्हें फोन तक नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है भूपेन। आरती भाभी, क्या भैया को फिर से ऑफिस से ही खतरा था? ऑफिस के अलावा और किससे खतरा हो सकता है भूपेन? वो एकदम से अचानक 3-4 दिन के लिए भोपाल आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि अचानक से क्यों आ रहे, तो कुछ बताया भी नहीं। सर, फिर भूपेन और उसकी पत्नी आशा हमारे घर आए। हमने रात भर इंतजार किया, फिर सुबह सीधे आपके पास आए हैं। इंदौर में क्या करते हैं आपके पति? लैंड रजिस्ट्रार ऑफिस में सीनियर क्लर्क है, वहीं इंदौर में किराए पर रहते हैं और हम यहाँ भोपाल में। तो आपने इंदौर में पड़ोसियों के साथ चेक किया? हो सकता है वो वापस लौट गए। नहीं लौटे सर, मैंने वहां पर भी फोन किया था। MP-XX-663 है गाड़ी का नंबर और धनंजय चौधरी का फोटो सारे थानों में फ्लैश कर दिया है। सारे अस्पतालों में एक्सीडेंट केसेस भी चेक करो। कितना टाइम लगेगा सर? भूपेन जी, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे। नंबर है 4441275581। नाम है धनंजय चौधरी। आदमी गायब हुआ है। धनंजय चौधरी की फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन हमें तुरंत चाहिए। उनकी जान को खतरा है शायद। खतरा? उनके बॉस रजिस्ट्रार रंजीत चौहान से था। सर, 2-4 बार मेरे सामने भी धनंजय भैया ने रंजीत चौहान का ही नाम लिया था। उन्होंने बोला था कि उन्हें खतरा है रंजीत चौहान से। लेकिन रजिस्ट्रार जैसे वरिष्ठ सरकारी अफसर से एक सीनियर क्लर्क की जान को कैसे और क्यों खतरा था? जहाँ तक मुझे पता है, उनके इंदौर के लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा था और मेरे पति एक ईमानदार अफसर है। घूस के नाम से तक नफरत है उन्हें। मेरे पति को बहुत परेशान किया जा रहा था क्योंकि वो घूस लेने वाली मंडली में शामिल नहीं हो रहे थे। सर, 1 हफ्ता पहले मैंने बातों में ही धनंजय भैया से पूछ लिया था कि दफ्तर में क्या चल रहा है। कब से एक ही रट लगाए बैठे हुए हैं, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। भूपेन, तू जानता है मेरा ज़मीर नहीं मान रहा है। ज़मीर तो पूरे जमाने का ही मर चुका है भैया। कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों की मैंने सरकारी नौकरी। ये दिल करता है ये नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि घर कैसे चलाऊंगा। साला भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया हमारा दफ्तर। यहाँ घूस ना लो तो किसी दिन तुम्हारी जान ले लेंगे ये लोग। सर, धनंजय भैया ने साफ तो नहीं बताया। हाँ, पर इतना कहा था कि रजिस्ट्रार रंजीत चौहान उन्हें घुमा फिराकर धमकियां दे रहा है। सब मुझे लगता है कि इंदौर के ऑफिस में जो हो रहा है वो यहाँ भोपाल हेडक्वार्टर्स में उसकी शिकायत करने आ रहे होंगे। रजिस्ट्रार रंजीत चौहान के खिलाफ शिकायत? सर। हाँ मुकेश। सर, वो भोपाल पुलिस से फोन आया था। किस बारे में? धनंजय चौधरी गायब हो गया। गायब मतलब? सर, कल ही की बात है। पुलिस यहाँ पहुँच रही है। सारे फाइल्स और डिटेल्स मेरे टेबल पर, जल्दी। सर, वो धनंजय वाली फाइल्स ना? और कौन से मुकेश? समझ गए। सर, यहाँ से लेकर पूरे होशंगाबाद हाईवे पर धनंजय चौधरी की गाड़ी कहीं भी स्पॉट नहीं हुई है। अगर कोई धनंजय का पीछा कर रहा था और उसमें कामयाब भी हुआ तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता कि धनंजय को ले जाए और उसकी गाड़ी पीछे छोड़ दे। रूट पर जितने भी गैराज हैं सब पर धावा बोलो। पूरी पॉसिबिलिटी है कि गाड़ी वहाँ लाई गई होगी, पुरानी पहचान मिटा के नया जन्म देने के लिए। देखिए, अभी तक अस्पताल से एक भी ऐसा एक्सीडेंटल केस सामने नहीं आया है जो धनंजय चौधरी से मेल खाता, लेकिन हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हमारे सर इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। मैम, प्लीज आप सर से कहिए कि थोड़ा जल्दी करें प्लीज। मैडम, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हम भी कम नहीं हैं। आप हम पर पूरा भरोसा रखिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे।
सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन का मामला है, तो हो सकता है धनंजय चौधरी किसी घपले का भंडाफोड़ करने वाला विसल ब्लोअर, और कई विसल ब्लोअर की तरह ये भी गायब हुआ है। सुभाष, यहाँ के कर्मचारियों को कुरे दो। धनंजय चौधरी गायब हुए तो जाहिर सी बात है बहुत सी बातें हुई होंगी और हो रही होंगी। सर, मैं ज़रा से रजिस्ट्रार रंजीत चौहान को टटोलता हूँ। ऑफिसर, सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि धनंजय चौधरी कोई ऑफिशियल छुट्टी पर नहीं था कि वो ऐसे 3-4 दिनों के लिए उठकर भोपाल चला जाए। हमारे लिए वो ऑफिस में एब्सेंट था, कल भी और आज भी एब्सेंट, और यही मौजूदा हकीकत है। हकीकत यह है कि धनंजय चौधरी गायब है, और हकीकत यह भी है कि धनंजय चौधरी की पत्नी आरती और उसके भाई भूपेन चौधरी ने दोनों ने शक की उंगली आप पर उठाई। मुझ पर? उन दोनों का कहना है कि आप धनंजय चौधरी को परेशान कर रहे थे। मैं धनंजय को परेशान कर रहा था? मैं? धनंजय चौधरी न सिर्फ मेरे ऑफिस में बल्कि जिस ऑफिस में उसने काम किया है उन सब के लिए वो परेशानी था, मुसीबत था, सरदर्द था। सर सच कहूँ ना तो 36 का आंकड़ा है धनंजय और रंजीत सर के बीच में। आप तो बड़े अच्छे से समझ सकते हो, जब सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों के ऊपर साहब लोगों का दबाव होता है तो क्या होता है। दबाव किस चीज का था धनंजय पर? धनंजय काफी दिनों से परेशान था। आप चाहो तो शारदा जी से पूछ लो, वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगी। दबाव की बात तुमने छेड़ी है, इसलिए पहले तुम सही सही बताओ। बोलो, धनंजय के ऊपर दबाव किस चीज का था? रजिस्ट्रार सर, मेरा मतलब रंजीत सर धनंजय को इस दफ्तर से आउट करवाना चाहते थे। वजह? कुछ फाइल्स थी जो शायद धनंजय को क्लियर करनी थी पर उसने नहीं की। कैसी फाइल्स? और धनंजय ने क्लियर क्यों नहीं की? अब देखो साहब, इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं आपको पहले ही सामने से इतनी बड़ी टिप दे चुका हूँ, अब इसमें हमें घसीटकर हमारे ऊपर और दबाव मत डालिए। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ और वैसे भी मुझे धनंजय की तरह इस दफ्तर से गायब होने का कोई शौक नहीं है साहब। दबाव था, अब सही कह रहे ऑफिसर, दबाव था धनंजय, पर दबाव किस बात का था, क्यों था, उसका सारा चिट्ठा इन फाइलों में बंद है। पिछले 7 साल से उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, दबाव तो होगा ही। आपका मतलब है धनंजय गलत है और उसकी गलती यह है कि वो इस वक्त गायब है। एक नंबर का नौटंकी है इंस्पेक्टर, वो एक नंबर का फ्रॉड है। फ्रॉड? जी हाँ, पिछले 7 साल से उसके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है अब उसका फैसला होने को, उस फ्रॉड आदमी की सारी काली करतूतें, सारी चोरियां एक्सपोज होने को, धनंजय ना सिर्फ सस्पेंड बल्कि बर्खास्त होने को, और इसीलिए धनंजय ये पैंतरा रच रहा है गायब होने का। सहानुभूति हासिल करने का नाटक है या ड्रामा है सर। मुकेश जी सर, ये धनंजय एक नंबर का कामचोर आदमी, सर से पांव तक भ्रष्ट और ऊपर से शराब भी पीता है। सर ये हफ्ते में 2 दिन भी अगर ढंग से काम कर ले तो बहुत बड़ी बात है। धनंजय कल गायब हुए और हमने अभी तहकीकात शुरू ही की, और यहाँ धनंजय के लिए इतनी सारी फाइलें खुली। फाइलें खुली भी नहीं है इंस्पेक्टर, फाइलें बंद करने का वक्त आ गया। 1 महीने में उसकी इंक्वायरी का निष्कर्ष सामने आ जाता, अब फिर धनंजय नौकरी से बाहर होता या शायद जेल के अंदर। सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन ये बात सही नहीं है कि धनंजय एक कामचोर था या ऑफिस के लिए सरदर्द था। वो अपना काम ठीक से करता था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि धनंजय का सर्विस रिकॉर्ड क्वेश्चनिंग में क्यों आया, और धनंजय के खिलाफ इंक्वायरी में खुद रंजीत सर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे। हाँ सर, इस इंक्वायरी के कारण हर दूसरे दिन धनंजय को आड़े टेढ़े सवालों का जवाब देना पड़ता। अब भला ऐसे में कोई बंदा अपने काम पर कैसे ध्यान देगा। और जब उसकी खुद की फाइलें खोल रखी थी तो वो अपनी काम की फाइलें क्लोज कैसे करता सर। 2003 से जहाँ जहाँ धनंजय की पोस्टिंग हो रही थी, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, तब से हर जगह उसका सर्विस रिकॉर्ड निकाला गया था। बाल की खाल निकाल रहे थे ये लोग। 24 घंटे टेंशन में रहता था धनंजय। अब तो ये आलम है कि चाय पीते हुए भी टेंशन होती रहती है। कहीं रंजीत से देख लेंगे तो सीधे मेरी फाइल में नोटिंग कर लेंगे। 5 मिनट की जगह 15 मिनट तक जानबूझकर चाय पी रहा था। शांति रखिए यार, तू साइको होता जा रहा है। तो और क्या होगा यतीन, खाते पीते जागते सोते, यहाँ तक कि हकते वक्त भी लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो आदमी नॉर्मल कैसे रह सकता है।
ये सवाल कोई मैंने पैदा नहीं किए और ये इंक्वायरी भी कोई मैंने शुरू नहीं की थी। मैं तो यहां 3 साल पहले ट्रांसफर होकर आया हूं। उससे पहले मैं धनंजय को जानता तक नहीं था। उसकी फाइलें मुझे उज्जैन से फॉरवर्ड की गई थी, जहां वो 2011 और 12 में पोस्टिंग पर था, और ये इंक्वायरी 2010 से चल रही उसके खिलाफ, जब वो जबलपुर में पोस्टिंग पर था। और धनंजय के सर्विस रिकॉर्ड खंगाले क्यों जा रहे थे? आप खुद ही पढ़ लीजिए हर जगह के रजिस्ट्रार की नोटिंग। धनंजय ने अपनी सर्विस रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी, अपने काम में बेहद लापरवाह था। ऑफिस आता ही लिख कर लाए हो? सर जो लिखा है सच लिखा है सर। ना केवल परसों मुझे लोगों ने बताया, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम शराब पीकर आए थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? मैंने शराब नहीं पी थी। ये सब लोग साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ सर, झूठ बोल रहे हैं सब। जाओ, जो उस दिन हुआ था वो सब सच सच लिख कर लाओ। सरकारी ऑफिस है ये, तुम्हारे बाप का घर नहीं। सर आप बाप पर मत जाइए सर। ऑफिस में तो तुम ऐसे ही आते हो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। इस नौकरी की अहमियत समझो। ऐसी सरकारी नौकरी के लिए लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, और तुम काम चोरी और चोरी में लगे रहते हो। तुम्हारी औकात नहीं है उस कुर्सी पे बैठने की, औकात की तनख्वाह लेते हो। क्या है ये? इसमें साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे अटेंडेंस रिकॉर्ड में फेरबदल की गई है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये असली है। मैं इस कुर्सी पर ना बगीचे में टहलते हुए नहीं पहुंच गया। मुझे मत सिखाओ क्या असली है क्या नकली है। सर मेरी अटेंडेंस अप टू डेट है। क्या खाक अप टू डेट है? तुम्हारा पूरा टेबल पेंडिंग फाइलों से भरा पड़ा है। वो गवाह है, सबूत है कि तुम कितने टाइम अपने टेबल पे बैठते हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब फाइलें रखी गई है मेरे टेबल पर। मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है सर। ये स्टैंडर्ड बकवास होती धनंजय की। साजिश हो रही है मेरे खिलाफ मुझे बदनाम करने की। इंस्पेक्टर, इस ऑफिस में आप एक बंदा ऐसा खड़ा कर दीजिए जो ये बोले कि धनंजय बहुत ही मेहनती और ईमानदार कर्मचारी। एक नहीं मिलेगा आपको। ये धनंजय सबको खटक रहा था। खटकता वो है जो शिद्दत से काम करता है, या वो जो सबके काम में टांग अड़ाता हो? जो काम पे आता ही ना वो क्या खटकेगा? जो बंदा ऑफिस में नजर ही ना आए वो किसी को क्या खटकेगा? सर धनंजय का इस जॉब पे लगना ही अपने आप में एक झोल है, बहुत बड़ा झोल। धनंजय की फर्जी अपॉइंटमेंट हुई थी, उसी की इंक्वायरी चल रही थी, जिसका 1 महीने में निष्कर्ष आना था। और जिस घूस की आप लोग बात कर रहे हो वो घूस उसने मुझे देने की कोशिश की थी, अपनी फाइल दबाने के लिए, अपने आप को इस जॉब से बर्खास्त होने से बचाने के लिए। सर रंजीत सर, तुम आज फिर गायब थे धनंजय। तुमसे खास तौर से कहा था कि तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे। सर आपने क्यों मुझसे 36 का आंकड़ा बनाए रखा है? मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ सर। कमाई काम से होती धनंजय, और काम का और तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। रंजीत सर हाथ जोड़ता हूँ आपके, मेरी इंक्वायरी की फाइल किनारा लगा दीजिए सर। सर सब कुछ आपके हाथ में सर। आप जो बोलेंगे मैं आपके हाथ में रख दूंगा सर। मतलब? जो भी गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट, या फिर कोई भी जमीन पास करवानी हो तो मैं आप ही का सपोर्ट करूंगा सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, बड़ी रास्कल। सर अंग्रेजी में हम गाली देंगे तो भी गाली तो गाली ही रहेंगी ना, मैं सुनूंगा नहीं सर। गेट लॉस्ट, यू थर्ड ग्रेड आदमी। अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए तुम मुझे घूस देने की जुर्रत कर रहे हो? मुझे भूल गए कि मैं रजिस्ट्रार हूं। आप रजिस्ट्रार हैं तो मैं भी रास्ते का कंकड़ नहीं हूं सर। आपसे एक ही लेवल नीचे का अफसर हूं, और मेरे लेवल से भी आपको नीचे गिरा सकता हूं सर, काफी नीचे। घूस नहीं ली तो अब धमकी दे रहे हो? मेरी नौकरी मेरी पहचान है सर, मेरी जिंदगी है, और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मामला है, और ये धनंजय चौधरी कोई गायब नहीं हुआ है, चुप के बैठा होगा कहीं ताकि मुझ पर कीचड़ उछले। चौहान साहब, अगर आप धनंजय चौधरी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि इस वक्त धनंजय चौधरी कहाँ छुप कर बैठा हो? आपका ये सवाल साफ दर्शाता है कि आपको वाकई मुझ पर शक है। शक ना करने की कोई वजह भी तो नहीं। वजह आपको मिलेगी जबलपुर के रजिस्ट्रार किशोर होलकर से। एक बार बात कीजिए उनसे, आपको पता चलेगा कितना बड़ा फ्रॉड है ये धनंजय चौधरी। जी सर। इस 13 साल की सर्विस में धनंजय चौधरी के खिलाफ छोटे से छोटा मेमो भी इशू हुआ हो वो मुझे चाहिए। जी सर। सर जबलपुर में तो धनंजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हुई थी। ओह यस, ये कैसे भूल गया, लेकिन ये इंस्पेक्टर तो पहले से मुझ पर शक कर रहा है। तो ये सबूत जबलपुर से मिलने दो, किशोर होलकर जी बोलेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। अजीब है सर, धनंजय के कुछ कलीग्स हैं, वो धनंजय की काफी हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि धनंजय को वाकई में परेशान किया जा रहा था, और धनंजय का बॉस रंजीत चौहान और उसका मुलाजिम मुकेश
ये दोनों धनंजय की अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक भ्रष्ट और कामचोर कर्मचारी। धनंजय की कार का क्या स्टेटस है? ट्रेस नहीं हुई है सर। 3 अलग अलग टीम्स ने सारे रूट को 4 बार स्कैन किया। सारे गैरेज और वर्कशॉप वालों की क्वेश्चनिंग भी की गई है सर। धनंजय के फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी? सर, इंदौर भोपाल हाईवे पर भोपाल के करीब। उसने आखिरी कॉल अपनी पत्नी आरती को किया था और उसके बाद फोन बंद हुआ, जैसा कि आरती ने हमको बताया। अर्चना, तुम रंजीत चौहान के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा। उसका नंबर मैं तुम्हें अभी मैसेज करता हूँ। धनंजय की तरह रंजीत चौहान के बारे में भी मिक्स्ड रिपोर्ट मिल रही है, पर जो भी हो, एक बंदा गायब है, मामला गंभीर है। पापा वापस आ जाएंगे ना चाचू? हाँ रवि, तुम्हारे पापा बिल्कुल वापस आ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू। रवि बेटा, इसे डरते नहीं, तुम्हारे पापा जल्दी लौट आएंगे। दादाजी, मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भोपाल सवेरा आपके लिए लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज। क्यों 2 दिनों से गायब है इंदौर लैंड रजिस्ट्रार ऑफिस का एक सीनियर क्लर्क जो भोपाल के लिए रवाना हुआ था। 2 दिनों से धनंजय चौधरी लापता है। गायब होने से पहले धनंजय ने अपनी पत्नी आरती चौधरी से फोन पर कहा था कि उसकी जान को खतरा है। हमारी टीम इस स्टोरी को ट्रैक करने में लगी हुई है और हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि धनंजय ने अपने डिपार्टमेंट में हो रहे अनियंत्रित भ्रष्टाचार का विरोध किया था, जिसके चलते उसे परेशान किया जा रहा था। उसे धमकियां भी मिल रही थी। पूरी संभावना है कि धनंजय शायद किसी बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने भोपाल आ रहा है। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस वक्त हम आपके साथ और कुछ शेयर नहीं कर सकते। सर, सुनने में आया है कि धनंजय चौधरी के गायब होने के इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा आप धनंजय के बारे में ही तहकीकात कर रहे हैं। क्या धनंजय एक विसल ब्लोअर था? क्या ये एक और विसल ब्लोअर के ऊपर हमले का केस है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम नहीं जानते कि आपको ये न्यूज कहां से मिली है। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है धनंजय चौधरी को ढूंढना, और वो हम कर रहे हैं। मेरे पति भ्रष्ट है, ये सरासर झूठ है मैडम। देखिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ 12वीं पास हूँ, लेकिन इतना दावे से कह सकती हूँ कि मेरे पति एक सीधे साधे और ईमानदार कर्मचारी है। ये सारे इल्जाम गलत है। देखिए आरती जी, हमको इल्जाम नहीं लगा रहे। ये खबर हमें इंदौर से मिली है, धनंजय के दफ्तर से। मतलब रजिस्ट्रार रंजीत चौहान से? जी। उस रंजीत चौहान ने ही गायब करवाया मेरे पति को। मैडम, उससे कहिए कि मेरे पति को सही सलामत घर लौटा दे, भले उन्हें नौकरी से निकाल दे। मैं वादा करती हूँ कि धनंजय उनका भांडा नहीं फोड़ेंगे। हम यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। मैडम, उन्हें कहिए कि मेरे पति को घर वापस लौटा दे। मैं और मेरा बच्चा उनके बिना नहीं रह सकते। 2003 में आपके पति ने भूमि विभाग ज्वाइन किया था बतौर क्लर्क। क्या इस ज्वाइनिंग में फर्जी कागजात इस्तेमाल हुए थे? फर्जी? ये क्या पूछ रही हैं आप? किशोर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धनंजय चौधरी के अपार्टमेंट के खिलाफ जो इंक्वायरी बैठी थी, उसमें कुछ सच्चाई थी या वो सिर्फ धनंजय चौधरी को परेशान करने का पैंतरा था? इंस्पेक्टर अर्जुन, आप भी एक सरकारी मुलाजिम हैं। आप बताइए, एक फर्जी दस्तावेज की इंक्वायरी किस तरह का पैंतरा हो सकती है? धनंजय चौधरी 2010 में यहां जबलपुर में पोस्टिंग पे था, मेरे नीचे। निहायत ही निकम्मा किस्म का कर्मचारी है। बहुत सारी शिकायतें हैं उसके खिलाफ। मैंने उन सभी जगहों से रिपोर्ट्स मंगवाई जहां जहां उसका ट्रांसफर हुआ था। हर जगह वही कहानी। सब परेशान थे धनंजय से, सरदर्द बना हुआ था वो सबके लिए। सबकी यही राय थी धनंजय चौधरी के बारे में? जी हाँ। तभी मैंने सोचा पता तो करूं कि इतने बड़े सरदर्द को डिपार्टमेंट में लिया कैसे गया। मैंने जड़ में जाने की ठानी। तो किशोर जी, मसले की जड़ क्या थी? इस नौकरी पर धनंजय का अपार्टमेंट? जी हाँ, मैंने उसकी फाइलें बड़ी बारीकी से चेक की। अनीता, इस धनंजय चौधरी को गोद लिया गया था। डॉक्यूमेंट्स तो यही कहते हैं सर। 2003 में उज्जैन के लोअर डिवीजन क्लर्क विश्वास साहू का देहांत हुआ, जिसकी जगह पर धनंजय को नौकरी दी गई। और विश्वास साहू ने धनंजय को 1995 में गोद लिया था। सर, मैंने उज्जैन के ऑफिस जाकर भी चेक किया। वहाँ के रिटायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिलिंद दास से मेरी बात हुई। धनंजय की अपॉइंटमेंट के टाइम वही ड्यूटी पर थे। उन्होंने बताया कि धनंजय के असली पिता जगन्नाथ चौधरी उज्जैन के रजिस्ट्रार रह चुके हैं। वो 1999 में रिटायर हुए और 2006 में उनका देहांत हुआ। क्या नॉनसेंस है ये? धनंजय के असली पिता सरकारी कर्मचारी थे, जिनके जीते जी एक लोअर डिवीजन के दूसरे कर्मचारी विश्वास साहू ने धनंजय को गोद लिया था। अनीता जी, ऐसा है ना, धनंजय के पिता जगन्नाथ जी
उज्जैन के रजिस्टर थे, तब ये विश्वास साहू उनका बहुत खास हुआ करता था। 2003 में दफ्तर में विश्वास साहू को दिल का दौरा पड़ा था, हम सब के सामने। विश्वास जी, विश्वास जी, विश्वास जी क्या हुआ? अरे कोई है? विश्वास जी, विश्वास, अरे पानी लाओ जल्दी। विश्वास, विश्वास उठो उठो, ये लो पानी पियो, ये लो पानी पियो, लो पानी लो, पानी पियो। अरे डॉक्टर को बुलाओ। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी विश्वास साहू की। ड्यूटी पर मौत हुई थी तो जाहिर सी बात है कि विश्वास साहू के करीबी रिश्तेदार को उनकी नौकरी मिली होगी। हाँ, कानूनन तो ऐसे ही होता है। जगन्नाथ जी मेरे सामने आए, उन्होंने कागजात प्रस्तुत किए। विश्वास ने उनके बड़े बेटे धनंजय को 1995 में गोद लिया था। अजीब है, नहीं? आपको दाल में कुछ काला नहीं लगा? कैसे लगता? जगन्नाथ जी मेरे सीनियर रह चुके थे। अपने पूरे कार्यकाल में वो ईमानदार और नेक रजिस्ट्रार माने जाते थे। ठीक से चेक कर लीजिए मिलिंद जी। अरे जगन्नाथ जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए देख रहा हूँ। आपसे ज्यादा सटीक दस्तावेज में कोई हो ही नहीं सकता। अरे ऐसी बात नहीं है मिलिंद जी, विश्वास मेरे बेटे समान था। अब धनंजय उसके बेटे की तरह डिपार्टमेंट की सेवा करेगा और उसके परिवार की देखरेख भी। धनंजय आपका बेटा है, विश्वास का दत्तक पुत्र है, और मुझे पूरा भरोसा है कि धनंजय डिपार्टमेंट की बढ़िया सेवा करेगा। उसके बाद उमरिया में मेरा ट्रांसफर हुआ, 4 साल बाद मैं रिटायर हुआ। पर बंद किवाड़ खोल रहे हैं आप, माजरा क्या है? मिलिंद जी, विश्वास साहू की वसीयत और धनंजय का दत्तक प्रमाण पत्र, मतलब अडॉप्शन पेपर, ये दोनों दस्तावेज ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। पर ऐसा है कि जगन्नाथ जी की तरफ से जाली दस्तावेज पेश करने की गुंजाइश ही नहीं थी। वो खुद ऐसे करतूतों के सख्त खिलाफ थे। पर खुद की बेटे के मामले में शायद कमजोर पड़ गए हो। हमें धनंजय के पूरे सर्विस रिकॉर्ड में कहीं भी रजिस्टर किए हुए ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। अनीता जी, अब मैं क्या कहूँ? पूछने के लिए ना जगन्नाथ जी जिंदा है, ना ही विश्वास साहू रहे। सर, फिर मैंने उज्जैन में विश्वास साहू की पत्नी सावित्री साहू और उनकी बेटी कोमल से बात की। क्या कहा उन्होंने? वो दोनों तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि विश्वास साहू ने धनंजय को दत्तक लिया था। नहीं अनीता जी, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। पापा ने हमसे इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया कि उन्होंने जगन्नाथ जी के बेटे धनंजय भैया को गोद ले रखा है। क्या कोई फ्रॉड नजर आ रहा है आपको? इस बारे में मैं क्या कहूँ आपको? जगन्नाथ जी ऐसा क्यों करेंगे? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जगन्नाथ जी खुद चाहे जितने भी सीधे रहे वो अनीता, भाई ये डॉक्यूमेंट्स टेढ़े हैं, जाली है, इनकी कोई मान्यता नहीं है। तो नेचुरली धनंजय की अपॉइंटमेंट भी अमान्य है, इनवैलिड है। पूरी तरह से सर। ट्रिब्यूनल के एक अफसर को मैं जानती हूँ, उनकी भी यही राय। तब जाकर मैंने एक्शन शुरू कर दिया इंस्पेक्टर साहब, और इसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ धनंजय चौधरी का उपद्रवी बर्ताव। किशोर जी, हम धनंजय का पक्ष भी जानकर रहेंगे, और पहले धनंजय चौधरी हमें मिले तो। लेकिन मैं रंजीत चौहान से 100% सहमत हूँ इंस्पेक्टर साहब। धनंजय चौधरी न सिर्फ किसी ऑफिस के लिए सरदर्द है, बल्कि एक मंजा हुआ फ्रॉड भी है। उज्जैन और जबलपुर में लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर कई बार ठग चुका है। किशोर जी, बड़ी दिलचस्प बात। धनंजय चौधरी की बुराइयों का पिटारा तभी खुला जब धनंजय चौधरी गायब हो गए। आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक फ्रॉड कर्मचारी के खिलाफ ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है, वो भी एक अरसे से। और जहां तक धनंजय के लोगों को ठगने का मामला है, तो ऐसी बातें कई बार उछली भी थी, लेकिन सबूत नहीं मिला था, क्योंकि धनंजय सभी से कैश लेता था। पर ठगी की पार्टियों में से भी कभी किसने केस नहीं किया? क्यों नहीं किया? जबलपुर में ही रमेश सितोले नाम के एक शख्स ने धनंजय के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी। जेल भी जाना पड़ा था धनंजय को। आप गार्डन रोड थाने जाइए, आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों की जुबानी सुनिए मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर की कहानी। सर, ये न्यूज चैनल वाले तो खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। और रायता फैलने में टाइम नहीं लगेगा सर। कहीं ऐसा ना हो बाद में पता चले कि सारा ड्रामा धनंजय चौधरी ने खुद ही रचा था, और अभी तक आसार वैसे ही लग रहे। अगर ऐसा हुआ तो मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। हमें इस धनंजय चौधरी को जल्द से जल्द ट्रेस करना होगा। सर, पूरी कोशिशों के बावजूद धनंजय की गाड़ी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई। इस धनंजय के खिलाफ हमें जो मिल रहा है सर,
हो सकता है वो सब कुछ हमारी तरफ कोई फेंक रहा हो। पॉसिबल। रंजीत चौहान के फोन रिकॉर्ड्स का क्या? कल तक आ जाएंगे सर। एक बात और है सर, अगर इस धनंजय का पीछा किया जा रहा था तो हो सकता है कि किडनैप किया गया या फिर कुछ और। अब ये रंजीत चौहान खुद तो अपने मेले हाथ करेगा नहीं, इसने किसी और को काम दिया होगा। अपने खबरी काम पर लगा दिए सर। सुभाष, तुम जबलपुर जाओ, वहाँ गार्डन रोड पुलिस स्टेशन में रमेश सितोले ने धनंजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। किशोर होलकर का कहना है कि रमेश के साथ हुए फ्रॉड के लिए धनंजय को जेल भी हुई थी। वहाँ जाओ और पूरी डिटेल निकलो, पता करते हैं हकीकत क्या है। पता तो चले क्या वाकई धनंजय लोगों को फंसा रहा था या फिर उसे फंसाने के लिए लंबे अरसे से प्लानिंग चल रही थी। अर्चना, तुम उज्जैन पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि धनंजय को दत्तक लेने वाले विश्वास साहू की फैमिली से मिले। यहाँ दाल में कुछ तो काला जरूर, और दाल क्या है काला क्या है ये अभी क्लियर नहीं है, पर हो जाएगा। हम दाल में काला ढूंढ रहे थे, धनंजय के अतीत में और उसके आसपास के लोगों के वर्तमान में, पर इससे पहले कि हम इस दाल को चखते हमारे इस केस की दाल। तकरीबन 3 करोड़ घूस दिए रंजीत चौहान को विजय चावला ने, ये जमीन एनए करवाने के लिए। पर जब ये फाइल मेरे पास आई तब मैंने कई सवाल उठाए। शायद इसीलिए मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। मैं इनके रास्ते का कांटा बन गया हूँ। आरती, मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। मुझे बस इतना पता है कि मैं इस गिरोह का हिस्सा नहीं बन सकता। मुझे मेरे पिताजी से जो सिद्धांत मिले मैं उन पर अमल करता रहूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। इतना याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, पर तुम्हारा सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहेगा। मैं तुमसे और रवि से हमेशा प्यार करता रहूंगा। तुम्हारा धनंजय। धनंजय को पता था उसे निशाना बनाने वाले, इसलिए वो इंदौर से जान बचाकर घर वापस आ रहे थे। सर, मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट से चेक किया, उनकी तरफ से वाकई में देरी हो गई। ठीक है, हो गई देर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। धनंजय चौधरी अगर अपनी पत्नी को ऐसा खत लिख सकता है तो इंदौर पुलिस ये हमारे पास आकर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई उसको? सर, शायद धनंजय यहाँ भोपाल हेडक्वार्टर्स में किसी सीनियर अधिकारी को कंप्लेन करने के लिए निकला होगा। इंदौर में उसे खतरा महसूस हुआ होगा। अर्चना, आरती से बात करनी होगी, पता करना होगा कहीं ये दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत तो नहीं। सर, ये तो मतलब टू मच हो गया है। ये आप आरती से पूछ रहे कि उसने और धनंजय ने मिलकर कोई साजिश रची है? मेरी समझ नहीं आता कि आप लोगों के सवालों का क्या जवाब दूं। मुझे नहीं पता कि धनंजय ने मुझे वो लेटर क्यों लिखा, क्यों मुझे फोन करके बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आप लोगों को लगता है मेरे पास इन सवालों के जवाब है? आपने खुद कहा कि आपको अपने पति धनंजय के ऑफिस के काम के बारे में कुछ नहीं पता, पर फिर भी आपके पति धनंजय चौधरी ने ऑफिस से रिलेटेड इश्यूज को लेकर चिट्ठी आपको लिखी, ना इंदौर के किसी कलीग को ना पुलिस को। मुझे लगता है आप लोगों को भी पैसे मिले हैं सारा इल्जाम मुझ पर और धनंजय पर लगाने के लिए, इसलिए पहले दिन से आप उस रंजीत चौहान के इशारों पर नाच रहे हैं। आरती जी, ये मेरे उस सवाल का जवाब नहीं है जो मैंने आपसे पूछा। और एक सवाल, आपको 17 नवंबर की दोपहर को यह पता चल गया था कि आपके पति धनंजय चौधरी की जान को खतरा है, और आप हमारे पास आई 18 नवंबर, पूरा एक दिन इंतजार करने के बाद। क्यों? सब इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ सर, उज्जैन से। इस जबलपुर वाले किशोर होलकर ने विश्वास साहू की पत्नी के बारे में अधूरी बात बताई थी। ये धनंजय चौधरी को दत्तक लेने वाला मामला उतना भी फर्जी नहीं है सर। पर मैंने अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स खुद देखे, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं थी। ये सच है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन विश्वास साहू की पत्नी सावित्री और बेटी कोमल इस अडॉप्शन से नाखुश थी। ये बात झूठ है, उन्होंने खुद मुझे बताया था। साहब जी, अनीता जी ही नहीं बल्कि किसी और से भी हमने ये नहीं कहा कि मेरे पति विश्वास साहू ने धनंजय को गोद लिया ही नहीं होगा। दरअसल सर, पापा के जाने के बाद जगन्नाथ जी ने हम लोगों की बहुत मदद की, और धनंजय भैया भी हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर आपने जबलपुर से अनीता को साफ कहा था कि ये गोद लेने वाली बात आपको मालूम नहीं थी। ये तो हम अब भी कहते हैं, हमें सचमुच पता नहीं था। लेकिन अगर कोमल के पापा ने धनंजय को गोद लिया भी तो क्या गलत किया? धनंजय है भी तो हमारे बेटे की तरह। ये नौकरी लगने के बाद धनंजय ने हमारी बहुत मदद की। धनंजय और उसके परिवार के कई सारे उपकार हैं हम पर। और सर, पापा के अचानक गुजर जाने के बाद वो जॉब मुझे मिल भी जाती, लेकिन शायद मैं वो जॉब करती भी नहीं। इसलिए पापा ने जो किया वो हमारे हिसाब से सही किया है। और अनीता जी दफ्तर की तरफ से पूछताछ कर रही थी, तो भला हम उन्हें अपने घर की बात क्यों बताते?
और हमने कहा हमें नहीं पता। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी था। सर, विश्वास साहू की मौत अचानक हुई थी 2003 में, पर अडॉप्शन के पेपर तो 1995 के हैं। शायद रजिस्टर न किए हों, पर अडॉप्शन आपसी सहमति से हुआ होगा। पूरा मामला फर्जी है, ये कह नहीं सकते। सही कह रहे हो जी, थैंक यू। अगर रजिस्ट्रेशन फर्जी नहीं है तो हो सकता है धनंजय इतना बड़ा फ्रॉड या चंट ना हो जितना इंक्वायरी वाले बता रहे हैं। हाँ सर, मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। पर अगर धनंजय के दिल में कोई चोर नहीं था और उसकी जान को खतरा था खुद अपने डिपार्टमेंट से, तो उसे हमारे पास आना चाहिए। वो नहीं आया। जैन सर। अर्जुन, ये धनंजय चौधरी मिसिंग केस में क्या प्रोग्रेस है? हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। सर, एक बात खटक रही है। धनंजय चौधरी को जान का खतरा था खुद अपने डिपार्टमेंट से, लेकिन फिर भी चिट्ठी उसने अपनी पत्नी को लिखी बजाय पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेंट करने की। वो चिट्ठी धनंजय ने सिर्फ अपनी पत्नी आरती को नहीं, हमें भी लिखी थी, होम डिपार्टमेंट को भेजी थी। ये कब हुआ सर? तो तुम्हें मालूम नहीं है, पर मीडिया को मालूम है। नहीं सर, वो बात नहीं है। हमारी तहकीकात आगे बढ़ रही है, पर वो धनंजय को लेकर काफी कंफ्यूजिंग बयान आ रहे हैं। ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। वो विजय चावला, इंदौर का बिल्डर, उसके रूलिंग पार्टी के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन है। सर, हमें जल्दी कोई ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। हमारी 6 टीम्स लगेंगी यहाँ, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और जबलपुर में। धनंजय सही सलामत मिल जाना चाहिए। अर्जुन, तुम रंजीत चौहान को हिट दो। मुझे डाउट है कि रंजीत का इसमें हाथ हो सकता है। हमें भी है सर। भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? धनंजय इतने दिनों से गायब है, ना पुलिस कुछ करी ना कोई और कुछ कर रहा है। अब मैं खुद ढूंढूंगी उन्हें, और जब तक वो मिलेंगे नहीं मैं उन्हें घर वापस न ले आऊं। मैं चैन से नहीं बैठने वाली हूं। हाँ, ये पूरा मामला फर्जी है। हाँ, विजय चावला की फाइल हमारे पास आई है, पर सच तो ये है इंस्पेक्टर कि विजय चावला की फाइल अभी तक आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि उनकी एनए प्लॉट की अर्जी अभी अभी हमारे पास आई, जिनकी जांच परख करना भी बाकी है। ये अर्जी कितनी सही या गलत की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं बनी। और आप जिस 3 करोड़ की घूस की बात कर रहे हो ना, वो सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। सच और झूठ के बीच की जितनी भी बातें हैं वो आप फोन पर नहीं होंगी। आप कल सुबह 11 बजे से पहले यहाँ भोपाल में हमारे थाने में हाजिर हो जाइए। इंस्पेक्टर, मैं कोई जेब कतरा नहीं हूं जो आप इस तरह के आदेश भौंके और मैं दुम हिलाता हुआ आपके सामने हाजिर हो जाऊं। मैं भी आपकी तरह एक वरिष्ठ सरकारी अफसर हूं। हमारे लिए इस वक्त आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं जिस पर संगीन इल्जाम है अपने ही दफ्तर के कर्मचारी धनंजय चौधरी को गायब करने का, जिसने इल्जाम लगाया आप पर भ्रष्टाचार का, इल्जाम लगाया कि उसे अपनी जान का खतरा है आपसे। शायद धनंजय चौधरी एक विसल ब्लोअर है। कोई मुझ पर बेबुनियाद लांछन लगाए और आप उसे विसल ब्लोअर और न जाने क्या क्या उपमा दे रहे। कल को आपके खिलाफ मैं होम मिनिस्टर में लेटर लिखूंगा तो क्या आप संदिग्ध हो जाएंगे? ड्रामा नहीं रजिस्ट्रार साहब, चुपचाप आ जाइए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। सर, ऑफिस में किसी को भी आइडिया नहीं कि धनंजय ने लेटर कब लिखा। मैंने पूछा मुकेश, कब लिखा लेटर? नहीं सर। ये विजय चावला, ये तो कोई गेम नहीं खेल रहा है। सर, ये विजय चावला तो साफ इनकार कर रहा है कि उसने किसी को 3 करोड़ की घूस ऑफर की है। अर्चना, कोई कुछ भी कबूल नहीं करेगा जब तक ये धनंजय चौधरी हमारे सामने नहीं होगा। और सर, ये आरती टीवी चैनल्स पे जाकर हमारे खिलाफ कुछ भी बयान दे रही है, मामला और बिगड़ सकता है। सर, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो कोई मेरे पति धनंजय चौधरी के बारे में कुछ भी जानता हो, प्लीज सामने आकर बताइए। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मुझे नहीं पता कि पुलिस मेरे पति को ढूंढने के बजाय मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मेरे पति का लेटर आप सबने पढ़ा है। अगर मुझे पहले जरा भी पता होता कि उनकी जान को खतरा है तो मैं उनसे मनहूस नौकरी छुड़वा कर रहती। नेकी और सच्चाई की हिमायत करने वाले की इस देश में कोई जगह नहीं है।